तेल को लेके बहुत सारे जार्गन चलते हैं, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, ये सारे बकवास है कि इंडियंस आर जेनेटिकली प्रोन टू डेवलप मोर कोलेस्ट्रॉल, मोर ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, और इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। अगर आपके 40 ब्लॉकेज है तो भी रोक सकते हो, अगर 70 ब्लॉकेज है तो भी रोक सकते हो, और 90 ब्लॉकेज है तो भी रोक सकते हो। ये जानबूझ के बोला जाता है क्योंकि वो पेशेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो, फैमिली पे प्रेशर क्रिएट हो कि ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हार्ट अटैक होने वाला है। हार्ट की बीमारी को अगर मैं गिनूं तो 14 रीजंस है। तेल से टेस्ट आता है, ये एकदम गलत बात है। आप सब कोई एक चम्मच तेल लीजिए और मुंह में डाल के टेस्ट देखिए, एकदम जीरो है। आपका एक जादू डाइट है जिससे वेट जादू से कम हो जाता है, तो डाइट क्या है जरा बताना। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें, और ऐसा 40 घंटा कर दूं तो हार्ट में हजारों नई ट्यूब खुल जाती है। इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। आज का जो पॉडकास्ट है फ्रेंड्स, ये पर्सनली मेरा वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है, क्योंकि ये हम इंडियंस के नंबर 1 किलर हार्ट डिजीजेस को कैसे ट्रीट करना है विदाउट ऑपरेशन एंड सर्जरी के बारे में अवेयर करता है। यस, आज इंडियन हॉस्पिटल्स में एक हार्ट का माफिया खड़ा हो चुका है जो पेशेंट्स को हार्ट की बीमारियों के मामले में सीधे ऑपरेट होने की सलाह देते हैं, और अक्सर पेशेंट्स को डराया भी जाता है ताकि वो जल्द से जल्द ऑपरेट हो जाए। बट डॉक्टर बिमल छाजेर इंडिया के लीडिंग हार्ट स्पेशलिस्ट है, जिन्होंने अब तक 4.5 लाख लोगों को ट्रीट किया है विदाउट एक्सपेंसिव सर्जरीज। उनका मानना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई भी हार्ट की बीमारी बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। उनका एक सिंपल सा प्रोसेस है हार्ट डिजीजेस को ट्रीट करने का और इवन प्रिवेंट कराने का, जो टोटली नॉन इन्वेजिव यानी कि नो सर्जरीज वाला है। और इस पॉडकास्ट में वो ये पूरा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और हार्ट और हेल्थ के बारे में हमें अपने एक्सपीरियंस और विजडम से डिटेल में ज्ञान देंगे। ह्यूमन बॉडी और हेल्थ के बारे में बहुत ही एनलाइटनिंग पॉडकास्ट है, इसीलिए इन बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए आई हाईली सजेस्ट ये पॉडकास्ट आपको अपने पूरे फैमिली के साथ देखना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर, हार्ट अटैक्स आज इंडिया में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन चुका है। कैंसर से भी ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में एजुकेशन बहुत कम है, और ये आई थिंक वन ऑफ द प्राइमरी रीजन है कि ऐसा हो रहा है। सो हार्ट अटैक एग्जैक्टली होता क्या है, किन कारणों के वजह से लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, हार्ट अटैक के कितने टाइप्स होते हैं, बिकॉज कोई भी टाइप के हार्ट अटैक को, चाहे वो हार्ट फेलियर हो या वो समझ लीजिए स्ट्रोक हो गया, तो हर किसी को लोग हार्ट अटैक बोल के कैटेगराइज कर लेते हैं। तो क्या ये हार्ट अटैक को थोड़ा सा डीप तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या है, इसके क्या टाइप्स है? देखिए, हार्ट की बीमारी जो है ये नेचुरली एक ऐसी बीमारी है जो सेल्फ क्रिएटेड है, और लोगों की लाइफस्टाइल खराब होते जा रही है, फिजिकल मेहनत हो नहीं रहा है, खाना बहुत गरिष्ठ खा रहे हैं, फैट वाले खा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसके संग स्मोकिंग, जर्दा, गुटखा, ये सारा मिला के हार्ट की बीमारी बढ़ती जा रही है। इसमें होता क्या है, हार्ट के 3 ट्यूब होती हैं जो हार्ट को ब्लड देता है, उनके अंदर चर्बी की लेयर जम जाती है। अगर हम चर्बी खाते हैं और उसको तोड़ते नहीं है, वो अंदर जमता रहता है। इस चर्बी का नाम है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। ये जमते जमते ब्लॉकेज को, ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। जब तक 70-80 ब्लॉकेज ना होती है परसेंटेज में, तब तक तो पता भी नहीं चलता है। फिर ये ब्लॉकेज बढ़ता जाता है तो एक ना एक दिन वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। हार्ट अटैक का मतलब है 100% ब्लॉकेज। ओके। जब वो 100% एक ट्यूब में ब्लॉक हो जाए तो हार्ट का एक हिस्से को ब्लड मिलना बंद हो जाता है, वो हिस्सा डेड होने लगता है, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और अगर बड़ा हार्ट अटैक हो, हार्ट अटैक में 2-3 कैटेगरी होती है। एक आपने सुना होगा माइनर अटैक, एक हो गया मेजर अटैक, एक हो गया मैसिव अटैक जिसमें लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो वो तीनों में फर्क क्या होता है कि एक ट्यूब के एकदम लास्ट पार्ट में ब्लॉकेज हुआ और 100 हो गया, तो वो एरिया जो डेड हुआ वो बहुत स्मॉल एरिया है, तो उससे आदमी का जान नहीं जाता, कभी उसको पता भी नहीं चलता, कभी कभी इसको माइनर अटैक बोल के निकाल देते हैं। राइट। एक ट्यूब के शुरुआत में ब्लॉकेज हुआ तो उसको मेजर अटैक बोलते हैं, वो अटैक हो गया तो। और एकदम ही मुंह में हो गया, जो लेफ्ट मेन ट्यूब है जो 70% हार्ट को सप्लाई करता है लेफ्ट के तरफ, उसके अंदर हो गया तो 70% हार्ट एक साथ डेड होता है, तो उसमें जान भी जाती है। इसलिए हार्ट अटैक 3 कैटेगरी की होती है, माइनर अटैक, मेजर अटैक और मैसिव अटैक। ये ब्लॉकेज की लोकेशन हम लोग पता कर सकते हैं एक टेस्ट से जिसका नाम है सीटी एंजियोग्राफी, जिससे हम लोग ये देख सकते हैं ब्लॉकेज है कौन से एरिया में। अगर लास्ट के एरिया में तो ऐसी डरने की बात नहीं है, और एकदम शुरुआत में है तो उसको बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। राइट। तो ये हार्ट अटैक में 100% ब्लॉकेज होनी चाहिए। इंडिया में आज के दिन में
करीब 35 लाख लोग हर साल हार्ट अटैक में मारे जाते हैं। और ये बीमारी को हम लोग प्रिवेंट कर सकते, एक भी आदमी ना मरे इसकी बंदोबस्त हो सकती है, सिर्फ लोगों तक जानकारी पहुंच जाए कि किस तरह से ये हार्ट की बीमारी होती है, कैसे ब्लॉकेज बनती है और कैसे ये बढ़ती है, अगर इसको कैसे रोका जा सकता है। और यही मैं हार्ट के पेशेंट्स के लिए करता हूं कि उनको नॉलेज दूं कि किस तरह से हार्ट की बीमारी को रोक सके। तो अगर वो रोक ले और हार्ट की बीमारी को रिवर्स करें तो ना ही उसकी हार्ट अटैक होगी, ना ही उनको कॉस्टली ऑपरेशंस के लिए जाने की जरूरत पड़ेगी। राइट। सो सर बेसिकली एंजियोप्लास्टी हो गया और ये जो अंदर स्टेंट्स घुसाते हैं और फिर ये सारे जो प्रोसीजर्स हो गए, बाईपास सर्जरीज हो गए, ये सारे, तो इन चीज की जरूरत एक्चुअली में देखा जाए तो इतनी नहीं है अगर पहले ही प्रिवेंशन कर लिया जाए तो, राइट? एकदम। हार्ट की बीमारी में जो बीमारी बढ़ रही है वो बीमारी जब तक बढ़ेगा तो ये कभी ना कभी उस स्टेज में आएगा जहां पे वो हार्ट अटैक या एंजाइना का आकार लेगा, राइट। पर अगर लोगों को हम इन एडवांस समझा दें भाई ब्लॉकेज इस तरह से बनती है और इस तरह से ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी, तो अगर आप खान पीन रहन सहन बदल लो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो और कुछ चीजें जो हम दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं वो दे दें, तो हार्ट अटैक होएगी भी नहीं और हार्ट की बीमारी बढ़ेगी नहीं। होता क्या है, जब आदमी हार्ट की बीमारी बढ़ा लेता है और हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वहां पे एक प्रेशर होती है उनके तरफ से कि आपकी कंडीशन बहुत खराब है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आम आदमी वहीं पे फंस जाता है। मैं उनको बोलता हूं जहां पे भी ब्लॉकेज हुई है उसको बढ़ाओ मत, उसको रिवर्स कर लो। और रिवर्स करने के लिए जो जो चीज करना है वो उसको जानकारी करवाना होता है। ओके, सो कह सकते हैं ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, लाइक प्रिवेंशन हर कोई कर सकता है, चाहे उसका जेनेटिक कॉज की वजह से हो रहा है, लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, किसी की भी वजह से, बट अगर वो सही टाइम पे प्रिवेंशन करना स्टार्ट कर सकता है तो उसके जो कोलेस्ट्रॉल है वो सारा वापस से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम। देखिए ऐसा है, जो आदमी जब पहुंच जाए, मैं कभी ये बोलता हूं कि भाई अगर आप एडवांस भी हो चुके हो, 70, 80, 90 ब्लॉकेज हो भी गई है, तो आज 90 है तो ऐसा नहीं कि कल नहीं था। एक साल पहले हो सकता है 2% कम रहा हो, एक साल पहले और 2% कम रहा हो। तो आप जिस स्टेज में भी हो वहां से बढ़ोगे नहीं तो बीमारी बढ़ेगी नहीं, हार्ट अटैक नहीं होगी। और वहां से आप घटाने लगोगे तो हर स्टेज में आप रोक सकते हो। राइट। अगर आपके 40 ब्लॉकेज है तो भी रोक सकते हो, अगर 70 ब्लॉकेज है तो भी रोक सकते हो, और 90 ब्लॉकेज है तो भी रोक सकते हो। और जिसको हार्ट अटैक हो चुका, 100 ब्लॉक हो चुका, उनको तो मैं बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ, 100 के ऊपर कहाँ ले जाओगे ब्लॉकेज को? 100 तो हो गया, जो डैमेज होना था हो गया। अब अगर आप जिंदा हो तो बाकी जो एरियाज में ब्लॉकेज है उसको कम करो। राइट। तो हार्ट अटैक ना हो वो बंदोबस्त करना पड़ेगा। हार्ट की बीमारी में जो शुरुआत होती है वो होती है ब्लॉकेज 0 से, फिर 10% होता है और बड़ी और बड़ी और बड़ी, ये 30-40 साल तक ये बढ़ते रहती है। मान लेते हैं ये ब्लॉकेज शुरू कब होती है, एक बच्चा जब जन्मता है तो ब्लॉकेज नहीं लेके जन्मता है, 10 साल 15 साल 20 साल तक उसकी ग्रोथ होती है, तब तक फैट खाए तो भी दिक्कत नहीं है। राइट। जिस दिन उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, हाइट बढ़ना बंद हो गया, उसके बाद जो चर्बी है वो अब ग्रोथ में तो लगेगा नहीं, अब वो या तो चौड़ाई में बढ़ाएगा या अंदर बढ़ाएगा। तो ब्लॉकेज चालू होती है 20 साल की उम्र में। आप ब्लॉकेज बढ़ाते जाओ तो पहले 10% लाओगे, 20 लाओगे, 30 लाओगे, 40 लाओगे, अच्छा 70 तक पता भी नहीं चलता है। टिल यू हैव 70 ब्लॉकेज मरीज को कोई तकलीफ भी नहीं होती है। तो 70 तक तो आम आदमी बढ़ता रहता है, उसको पता भी नहीं। जिस दिन चलने में दिक्कत होने लग जाए तो समझ लो 80-70 ब्लॉकेज हो चुका है। तो हार्ट के पेशेंट डॉक्टर के पास 70-80 के बाद ही पहुंचता है, उसके पहले वो पहुंचता ही नहीं है। तो प्रिकॉशंस तो हर वक्त लेनी चाहिए, पर आम आदमी को मैंने ये देखा है जब तक उसकी तकलीफ नहीं होती, हार्ट की बीमारी नहीं होती, तब तक वो कुछ करता नहीं है। बट इट शुड बी डन इन एडवांस। सो ये ऐसे ही केस है कि आपको एकदम एंड में मालूम पड़ता है जब 70% ब्लॉकेज हो चुका है, और फिर उसके बाद इट्स लाइक कि आपके स्ट्रोक आने के चांसेस सर पे है। राइट। सो अभी अगर अब हम ये पैटर्न देखेंगे ना तो बहुत सारे जो यंगस्टर्स है, तो पहले तो मैंने एक डेटा स्टडी किया था जिसमें कुछ 40 इयर्स से जल्दी भी लोगों को स्ट्रोक्स आ रहे हैं, और वो करीब 30% के आसपास हो चुका है। मतलब 40 इयर्स से भी पहले, क्योंकि एक टाइम था जब हम मानते थे कि चलो ये बुढ़ापे में होने वाली एक चीज है। एक ऐसा भी डेटा देखा था जहां पे गुजरात का ही एक न्यूज है कि 6 महीने में बहुत सारे यंगस्टर्स को हार्ट अटैक्स आए। एक कार्डियोलॉजिस्ट की भी डेथ हुई थी हार्ट अटैक से गुजरात में। राइट। सो ये जो यंग जनरेशन में आजकल जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, और क्या आज का जो जमाना है, मॉडर्न जमाना, वो किसी तरीके से
बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है कि ये केसेस अभी भर भर के आ रहे हैं? इस पे आपका क्या देखिए विचार है? ऐसा है, हार्ट की बीमारी को हम लोग बोलते हैं रीजंस उसके मल्टीपल होते हैं, एक रीजन नहीं है। अगर मैं गिनूं तो 14 रीजंस है। कोलेस्ट्रॉल खून में ज़्यादा होना, खाने में ज़्यादा खाना, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, मोटापा, स्मोकिंग, खाने में ज़्यादा तेल खाना या नॉनवेज ज़्यादा खाना, फ्रूट्स कम खाना, दूध ज़्यादा पीना या दूध का मक्खन ज़्यादा खाना, या स्ट्रेस, या उनका वॉकिंग ना होना, टेंशन लेना, योगा ना करना। तो मैं ये लोगों को बोलता हूँ ये 14 कारण है, उनमें से 2-4 मोटे मोटे हो तो ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आगे के ज़माने में मैं देखता हूँ कि 60 साल में कोई को हार्ट की बीमारी हुई है तो 20 साल से शुरू हुआ, 60 साल में हुआ तो 40 साल लग गए ब्लॉकेज को। तो 40 साल में अगर 80 ब्लॉकेज है तो 2% पर ईयर है। अब आज के जो यंगस्टर्स है वो स्ट्रेस में भी है, खाना भी गलत खा रहा है, स्मोक भी कर रहा है, एक्सरसाइज की टाइम नहीं है, ओवरवेट हो गया, तो उसके पास बहुत ज्यादा रीजंस होने की वजह से ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ गई। अगर कोई आदमी बोलता है सर 2% वो करते थे मैं 4% की स्पीड करूंगा, तो 4% करेगा तो 40 साल में 20 साल में वो 80 ब्लॉक पहुंच जाएगा। तो वो 40 साल की एज में हार्ट का बीमार हो जाता है। आजकल और एक आ गया, वो बोलता है सर मैं 6% करूंगा तो 30 साल में हार्ट का पेशेंट बन जाएगा। तो ब्लॉकेज की स्पीड से आप चला रहे हो उसके हिसाब से होती है। अब जो सो फार एज हार्ट अटैक इज कंसर्न, ब्लॉकेज बढ़ता जाए 50% ब्लॉकेज के बाद ये हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाता है। हार्ट अटैक होता क्या है वो एक बार समझते हैं कि ब्लॉकेज बढ़ रहा है, ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, वो स्ट्रेच होता रहता है। ओके 50% के बाद वो मेम्ब्रेन फटने के चांस होते हैं। अगर ब्लॉकेज में 50% तो ब्लॉक है, 50 में ब्लड जा रहा है, लिक्विड ब्लड, मेम्ब्रेन फटने के साथ साथ कुछ केमिकल निकलती है, क्लॉटिंग केमिकल, वो ब्लड में मिक्स होते ही ब्लड क्लॉट कर जाती है, तो वो 50 का सीधा 100 बनता है। और 100 जैसे ही बनी वो एरिया हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद हो गया, वो हार्ट अटैक हो गई। तो आजकल 50-60 में भी पर्दे फटने लग गए हैं। तो ये जो पर्दा फटता है ये ब्लॉकेज की स्पीड से बढ़ने से जल्दी पर्दा फटता है। जैसे रबर बैंड को आप धीरे धीरे खींचेंगे तो बहुत देर तक खींचेगा, और जल्दी खींचने जाएगा तो टूट जाएगा। तो अगर आप स्पीडीली ब्लॉकेज बढ़ा रहे हो तो बहुत जल्दी फट जाते हो पर्दा। तो इसलिए यंगस्टर्स को आजकल हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो रहा है, बिकॉज द स्पीड ऑफ ब्लॉकेज इज वेरी हाई। वो 50-60 में ही फट जाता है, 70-80 जाने की जरूरत ही नहीं है। 70-80 जो पहुंच गया उसका 50-60 में फटा नहीं है, इसका मतलब पर्दा स्ट्रांग था। और पर्दा फटा नहीं। पर्दा फटते ही अगर 80 के बाद पर्दा फटा तो 100 होगा, 90 के बाद पर्दा फटा तो 100 होगा, क्लॉट छोटा बड़ा हो जाएगा। बट जिसका 50 में हार्ट अटैक हो गया वो तो यंग ही है, वो तो अभी ब्लॉकेज बढ़ाया ही नहीं है, और 50 में ही उसके पर्दे फट गए। तो बेसिक बात है कि एट एवरी एज यू शुड प्रिवेंट हार्ट अटैक। मतलब आपका खान पीन रहन सहन में चेंज चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बंद करो, अगर आपकी बॉडी में बन रही है तो उसकी दवाइयाँ लो, कैसे भी हो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये 2 मेजर फैक्टर है जो ब्लॉकेज बनाते हैं, उनको रोके। सो बेसिकली 14 फैक्टर्स है, राइट? जैसे आपने कहा कि 14 फैक्टर्स है मोटा मोटा जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 2% अगर ये एक टाइम पे लोगों के बढ़ाते थे तो आज हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि सारी चीजें हम एक साथ कर रहे हैं और किसी का इस पे कोई ध्यान नहीं है, तो एक साथ लोग 10% सीधा बढ़ा रहे हैं। जो काम 50-60 साल में होने वाला था वो अभी 30-40 की उम्र में ही होने लग गया है। तो थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं सर कि लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो उसमें डाइट आ गया हमारा, ठीक है, फिर हमारे स्ट्रेस लेवल्स हो गए, हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, फिर ओवरऑल मतलब हम अगर कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह खा रहे हैं तो उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह हो गए जो आज के मॉडर्न लाइफ में काफी कॉमन हो चुके हैं। तो ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो जाने अनजाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी हार्ट हेल्थ को बिगाड़ने में और हमें पता भी नहीं चल रहा इसके बारे में? देखिए ऐसा है, जब हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी आई तो नेचुरली फूड ज्यादा गरिष्ठ खाने लग गए, राइट? अभी फ्राइड फूड, वेस्टर्न फूड, फैटी फूड ये वाइडली अवेलेबल है एंड पीपल कैन अफोर्ड इट। सीधा मैप में फोन में किया और संग संग उसके घर पे पहुंच गई फैटी फूड, राइट? तो फैट का इंटेक बहुत बढ़ चुका है। ओके। और फैट नेचुरली एडिक्टिव भी है, काफी एडिक्टिव है। जब एक बार फैट खाता है तो आदमी फिर और भी खाने लगता है, हाई कैलोरी है इसलिए।
उसके साथ क्या होता है, जो फ्राइड आइटम है उसके ऊपर टेस्ट का एक आ गया है कि टेस्ट उसी से आता है। yes. तो लोग ये सोचते हैं फ्राइड छोड़ के टेस्ट नहीं होता है, जबकि हम लोग बिना फ्राइड में, हम लोग बिना ऑयल के इतनी बढ़िया खाना बना सकते हैं। तो एक तो हो गया खाने में ऑयल जो है जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। दो चीज ब्लॉकेज बनाती है, कोलेस्ट्रॉल, एक ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल होती है नॉनवेज फूड में और दूध में, एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो पहला काम हम लोग बोलते हैं आप कोलेस्ट्रॉल को बंद करो, मतलब नॉनवेज बंद करो। नॉनवेज में भी कैटेगरीज है, सबसे ज्यादा मटन में कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके बाद चिकन में होता है, उसके बाद फिश में होता है। तो ये सारे को ही, अगर हार्ट का पेशेंट कोई होना नहीं चाहता है तो ये सारे को ही बंद कर देना चाहिए। इसके लिए जो भी करना है वो करना पड़ेगा। और हार्ट के पेशेंट को तो हम लोग पूरे ही बंद करवा देते हैं नॉनवेज, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बंद। अच्छा, दूध में भी फैट निकाल देना चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल खत्म हुई। नेक्स्ट हो गया, हाँ, स्किम्ड मिल्क लें, डबल टोन्ड पहले, उससे और ज्यादा चाहिए तो स्किम्ड मिल्क लें। तो फैट खत्म हो गई, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो गई खाने में। अब हो गई ट्राइग्लिसराइड, हो गया तेल। तेल में आप देखेंगे कोई स्वाद नहीं है, आप तेल में उंगली डालिए, मुंह में डालिए, कोई स्वाद नहीं है। राइट। पर तेल से लोगों को लगता है टेस्ट है, टेस्ट है ही नहीं उसमें, मसालों का टेस्ट होता है। मैं मसाले का डब्बा रख लूं और बोलूं तेल से खाना बनाओ, बना ही नहीं पाएंगे कोई, उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। मसालों का टेस्ट होता है, पर मसाले को हमने सीखा है फ्राई करना है तेल से, और उसको हम लोग पानी से भी फ्राई कर सकते हैं। तो हमने सावल में हमने सिखाया लोगों को किस तरह से खाने को आप पानी से ही मसाले को भून सकते हैं और उसमें कोई भी ट्राइग्लिसराइड नहीं जाएगा। तो जीरो ऑयल कुकिंग, इसके ऊपर हमारी चैनल है जहाँ पे लोग सीख सकते हैं कैसे बिना तेल के खाना बन सकता है। और वो खाना अगर बनाना सीख जाए तो हमारे खाने में ट्राइग्लिसराइड कम हो गई। और ड्राई फ्रूट्स, नट्स जो है जिससे तेल बनती है, वो भी मना करना है। और सीड्स जैसे अलसी है, खसखस है, वो भी तेल बनाता है। तो तेल वाले सारे सामान बंद कर दें तो ये दोनों करते ही हार्ट की बीमारी आधे हो जाए। और उसके संग अगर स्मोकिंग है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, टेंशन कम करना सीख जाए, मेडिटेशन करे, योगा करे। देखिए, लाइफ सबको जीना है और जितने खराब जियोगे उतना जल्दी बीमारी होगा। एक जमाना था इन्फेक्शन वाज अ मेजर रीजन ऑफ हार्ट डिजीज, ऑफ डेथ। अब लाइफस्टाइल डिजीज 75% डेथ लाइफस्टाइल से, जिसमें डायबिटीज है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, जिसमें खाने हैं, जिसमें स्मोकिंग, टोबैको है। ये सारे बीमारियां लाइफस्टाइल से हो रहा है। इनफैक्ट कैंसर भी लाइफस्टाइल की बीमारी है, पर अभी भी नंबर 1 बीमारी का, डेथ का कारण हार्ट की बीमारी है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, वजन कम करना पड़ेगा, ये जो 14 फैक्टर वो बोला। और आजकल एक नया फैक्टर और आ गया, वो है पोल्यूशन। ये देखा जाता है शहरों में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, वहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन से होता है क्या है, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, उसमें फ्री रेडिकल जाती है और वो ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल जल्दी ब्लॉकेज बना देता है। तो ये पोल्यूशन भी एक मेजर कारण आके खड़ा हुआ है हार्ट की बीमारी का। तो अब हम लोग 14 की जगह 15 रीजन बोल सकते हैं आप, और ये 15 को न्यूट्रलाइज करने के बाद ही हम लोग ब्लॉकेज को रोक पाएंगे और उसको रिवर्स कर पाएंगे, और हार्ट अटैक को हम लोग रोक सकते हैं। सो अभी रिसेंटली जब हम वीडियो बना रहे थे AQI के ऊपर ही, एयर क्वालिटी इंडेक्स का इंपॉर्टेंस हर सिटीज़ में, तो एक डॉक्टर की रिपोर्ट हमने सामने डाली थी। उन्होंने कहा था कि आज के टाइम पे जो भी पेशेंट्स उनको आते हैं, एक टाइम था जब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स स्मोकर्स होते थे, तो जब वो लंग्स खोलते थे तो बेसिकली स्मोकर्स का लंग्स ऐसे ब्लैक हो जाता है। बट आज के टाइम पे 50% ऐसे पेशेंट्स है जो कि जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं किया है, लेकिन उनको कोई ना कोई लंग की प्रॉब्लम हो गई है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो चुकी है। देखिए, ये लंग्स को हम फिल्टर मानते हैं। हाँ। जो ऑक्सीजन अंदर जाती है उसके संग जितना डस्ट और स्मोक जाता है वो जाके लंग्स में जमा होता है। तो आप समझ लीजिए लंग्स पूरा गंदा हो गया। जैसे एयर कंडीशनर में राइट एक फिल्टर होता है, फिल्टर को उसको आपको धोना पड़ता है, तो आप देखिए उसमें कितने कचरे होते हैं। तो ये लंग्स इज अ फिल्टर, वो सब सारे कचरे वहीं पकड़ा जाता है। और वो हार्ट में जब वो ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल जाती है, हाँ, वो ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ा देता है। एग्जैक्टली। तो यही कारण है कि शहरों में, बड़े शहरों में, स्पेशली बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। हार्ट की बीमारी। सो 60% कॉजेज, मतलब 60% जो हार्ट की बीमारियां हो रही है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन पोल्यूशन का भी है। फैट का तो है ही है, पोल्यूशन का भी है। यही कारण है, मैं आपको बता रहा था, मैं दिल्ली से शिफ्ट करके देहरादून गया हूँ। दिल्ली में 480 IQ था,
AQI, और अभी वहाँ पे 40 की AQI है हमारी। तो अपने को बचाने का यही है, अब शहर छोड़ो, गांव में जाओ और वहाँ पे नॉन पोल्यूशन में रहो। आजकल इंटरनेट हर जगह, वहीं से बैठ के काम करो। राइट। या फिर अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप मास्क वगैरह कुछ यूज करिए, जहाँ पे अपने एनवायरनमेंट में ऐसा करिए कि डस्ट ना जा पाए। और अपने हाउस में एयर प्यूरिफायर वगैरह ऐसा कुछ लगा सकते हैं। ऐसा लगाएं आप, प्लांट रखाइए जो ऑक्सीजन को, ग्रीनरी से अपने आप को सराउंड करे। तो सर आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि लोगों का, स्पेशली इंडियंस की मेंटालिटी ये है कि खाने में या तो ऑयल तो होना ही चाहिए, वरना उसके बिना मसालों में स्वाद नहीं आता, या फिर घी खाना चाहिए। सो हर घर पे माएँ बोलती है अपने बच्चों को कि यार घी डालेंगे तो तंदुरुस्ती बढ़ेगी, ये सारी चीजें। तो इंडियन मेंटालिटी में ये ऑयल और घी का कल्चर एकदम घुसा चुका है। और फिर उसके बाद बहुत सारे कंपनीज है जो मार्केटिंग करते हैं अलग अलग किस्म के ऑयल्स को लेकर, राइट। तो कोई बोलता है कि यार ये राइस ब्रान ऑयल बेस्ट है, कोई बोलता है कि ऑलिव ऑयल बेस्ट है, कोई कंपनी बोलती है कि हमारा जो ये नए टाइप का जो तेल है इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है, इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है। तो सर इसमें डिफरेंसेस क्या है, और क्या कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ऑयल बेटर है एज कंपेयर टू अदर वन, और उसका हमारे हार्ट पे क्या असर है? देखिए, पहले क्वेश्चंस की बात सोचते हैं कि तेल से टेस्ट आता है, ये एकदम गलत बात है। आप सब कोई एक चम्मच तेल लीजिए और मुंह में डाल के टेस्ट देखिए, एकदम जीरो है। टेस्ट होता है मसालों का। तो ये छोटे से जो महिलाएं खाना बनाती है, आजकल जेंट्स भी खाना बनाते हैं, उनको ये सिखाया गया मसाले को तेल से फ्राई किया जाता है तो उससे टेस्ट आएगा। तो वो एकदम गलत बात है। मसाले को हम पानी से भी फ्राई कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑयल कुकिंग। ये अगर प्रमोट होगी तो ये तेल जो है, आगे के ज़माने देखिए खाते थे लोग तेल घी, पर 10 किलोमीटर एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाते थे, 10 किलोमीटर आते थे, हल चलाते थे, जो तेल घी खाया उसको पचा जाते थे। राइट। अब हमने सारे खत्म कर दिए, जमा हो रहा है, अभी सिर्फ जमा हो रहा है वो। अभी खर्चा करने वाला काम खत्म कर दिया, कोई मेहनत है ही नहीं। सारा दिन एक आदमी सुबह उठता है और बेड टी पीता है और कंप्यूटर और लेके बैठ जाता है, न्यूज़ सुनता है, गाना सुनता है, जो भी है, और खाना खा के ब्रेकफास्ट किया और गाड़ी में बैठ के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में सारा दिन बैठा रहा, शाम को गाड़ी से घर आया, घर पे आके टीवी भी देखा, गप किया, मतलब एक्सरसाइज हो गई खत्म। वो तेल तोड़ेगा कौन? तो वो तेल जमता जा रहा है और उसी से हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। तो तेल नहीं चाहिए। अब दूसरा होता है कौन सा तेल अच्छा है। तेल का जो मेडिकल नाम है वो है ट्राइग्लिसराइड्स। आपने सुना होगा, जब भी आप कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट कराते हो तो बोलते लिपिड प्रोफाइल कराओ, उसमें कोलेस्ट्रॉल नंबर 1 होता है, वो तो नॉनवेज और एनिमल फूड से होता है। और ट्राइग्लिसराइड होता है तेल। अब ये तेल को लेके बहुत सारे जार्गन चलते हैं, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, ये सारे बकवास है। तेल का नाम है ट्राइग्लिसराइड। आपको कभी ऐसा करना हो ये सैचुरेटेड मोनो, आप पैथोलॉजी लैब को रिक्वेस्ट करिए कि सर मेरा ट्राइग्लिसराइड में कितना सैचुरेटेड है, कितना मोनो है, कितना पॉली है, लिख के देना। वो लोग रिफ्यूज कर जाएगा। बोला आप अच्छा उसमें लिख के दो कि ये वाली ऑयल है उसमें तेल, मैं फलाना ऑयल खाता हूं, उसमें लिख दो ये ऑयल मिला उसमें। बोला सारे ऑयल एक से है। याद रखिए जितने तेल है वो सारे एक से है। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। एक 3 ग्लास में मैंने पानी डाला, एक बिस्लेरी, एक किनले, एक एक्वाफाइना, और मैंने एक आदमी को बोला इसको टेस्ट करके बताओ कौन सा पानी है। बोलता सर सेम ही तो है। मैं बोला कोई डिफरेंस तो होगा? बोला कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं 3 सब्जी बना दूं 3 तेल से और उनको बोलूं खा के बताओ कौन सा सफोला, कौन सा कर्नोला, कौन सा धारा, वो नहीं बता पाएंगे। तो याद रखिए सारे तेल जो है वो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड है। अब वो जो सैचुरेटेड मोनोपॉली का हिसाब भी समझा के देता हूं मैं। जो तेल होती है, ट्राई मतलब 3, तो उसमें 3 फैटी एसिड होता है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, उसमें 3 चेन लग जाती है फैटी एसिड की। फैटी एसिड चेन ऑफ कार्बन। अब उस कार्बन में मान लेते 15 कार्बन है, तो कार्बन के वैलेंसी के हिसाब से 2 तरफ 2 हाइड्रोजन लग जाए, तो 15 में 30 हाइड्रोजन लग जाए, तो वो तेल सैचुरेटेड हो जाता है। मान लेते 15 कार्बन का चेन है, उसमें 30 हाइड्रोजन लग गए, तो सारे के सारे सीट फिल्ड अप बैलेंस हो जाएगा, वो हो गया सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा लो
तो ये अब अनसैचुरेटेड हो गया, पर मोनो अनसैचुरेटेड। मोनो मतलब एक कम है, और 2 हटा लो तो पॉली अनसैचुरेटेड। मतलब क्या हो गया, एक में 30 हाइड्रोजन है वो सैचुरेटेड है, एक में 29 हाइड्रोजन है वो मोनो अनसैचुरेटेड, एक में 28 है वो पॉली अनसैचुरेटेड। आप बताओ क्या डिफरेंस हो गई। मतलब 3 क्रिमिनल है, एक बोलता है मेरे अगेंस्ट में 30 केस है, एक बोलता है 29 केस है, एक बोलता है 28 केस है। अब आप कौन सा क्रिमिनल को सपोर्ट करोगे, बता दो। तो ये आप समझ लो सारे ऑयल एक से हैं, ये जार्गन है, ये ऑयल अच्छा, वो ऑयल अच्छा, सारे ऑयल एक से हैं, सारे मार्केटिंग जार्गन है, पूरी मार्केटिंग जार्गन है। कार्डियोलॉजिस्ट और जो हार्ट के हॉस्पिटल्स है वो लोग भी जानते हैं कि कोई भी तेल अच्छा नहीं है। आप किसी डॉक्टर को पूछिए, सर तेल अगर अच्छी है तो मैं 1-8 लीटर ले लेता हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। वो बोलेगा ना अच्छी नहीं है, तो फिर देख क्यों रहे हो। अच्छी नहीं है, कम तेल खाओ, ये हर कोई बोलेगा। मैं बोलता हूँ जब तेल का टेस्ट ही नहीं है तो आप क्यों ले। अच्छा, मुश्किल कहाँ पे, जिन्होंने पहले से ही कुकिंग सीखा हुआ तेल वाला, उनको, आपकी माँ है, आपकी बहन है, उनको बोलो कि अब तेल मत देना, तो वो क्या बोलेगी मालूम है, उनको भी मालूम है नहीं देना चाहिए, पर उन्होंने सीखा ही है तेल से भूनना, तो बोलेंगे मैं इतना डालूंगी। फिर आप बोलो नो मुझे चाहिए ही नहीं, बोला इतना डालूंगी। अब बोला नो नहीं चाहिए, बोला इतनी सी डालूंगी। फिर आप बोलिए एकदम ही नहीं देना है, तो बोलेंगे फिर उबला हुआ खा लो। अच्छा, आदमी को मैं जब बोलता हूँ बिना तेल का खाना, बोलते उबला हुआ खाना पड़ेगा। मैं बोला नहीं यार, सारे मसाले होंगे, भूनने का तरीका बदलो। तो मेरे को कोई ने बोला सर फिर कौन सा तेल बेस्ट है। मैं बोला मैं पानी से भूनता हूँ और इसका नाम मैंने रख दिया सावल ऑयल। हमारी जो संस्था है उसका नाम है सावल। तो मैं बोलता सावल ऑयल मतलब पानी से बनाओ। तो आजकल मेरे पेशेंट मिलते हैं, सर आजकल खाना मैं सावल ऑयल में ही बनाता हूँ, मतलब पानी से बनाता हूँ। तो उसमें ना कोलेस्ट्रॉल है पानी में, देखिए पानी का ब्यूटी देखिए, ना कोलेस्ट्रॉल है, ना ट्राइग्लिसराइड है, ना कैलोरीज, ना पैसे लगेंगे, आपके घर पे फ्री सप्लाई है। तो अब मैं ये क्या बोलता हूँ, तेल की जगह आप सावल ऑयल से खाना बनाओ, पानी से खाना बनाओ, और पानी का पैसा भी नहीं लगा, आपके लिए भला ही भला है। इनफैक्ट मैं कभी कभी ये भी समझाता हूँ कि जैसे हम लोग नॉर्मल वे में काम करवा लेते सरकारी का, फिर करप्शन आ गया। अब करप्शन इतनी फैल गई कि कोई बोले मैं सरकारी काम ऐसे ही करा लूंगा, तो बोलता बेकार की बात मत करो, इससे बिना पैसे दिए बगैर काम नहीं होगा। बिल्कुल। तो अभी नॉर्मल वे हो गया करप्शन, और सच्चाई लास्ट हो गया। राइट। तेल इज एन एबनॉर्मल फूड। आप सोचिए, तेल को जो सीड से पेड़ बनने के लिए सीड बनी थी, उसको आप इकट्ठा किया, उसको क्रैश करके उसका जूस निकाले, वो तेल है, वो एबनॉर्मल फूड है। जबकि पानी नेचुरल चीज है। तो अब ये हो गया कि करप्शन इज नॉर्मल, मतलब तेल वाला खाना नॉर्मल है और पानी वाला एबनॉर्मल है, जबकि होना उल्टा चाहिए। तो अब हम लोग लगे हुए हैं कि आप हमारे हजारों आइटम बनाया हमने बिना तेल के, टेस्ट सेम टू सेम हो, तो आपको क्या जरूरत है। हम लोग पकोड़े, समोसे, कचौड़ी, हर चीज बना रहे हैं, गोलगप्पे, हर चीज बना रहे हैं विदाउट ऑयल, बिरयानी खिला रहे हैं, हर चीज खिला रहे हैं, हजारों आइटम बना दिए, 50 दिन की मेनू बना दिए। तो तेल का मतलब नहीं है, तेल खाने का जरूरत भी नहीं है। और कुछ कंपनी तो ऐसा तेल को घुमा के देते हैं, मान लेते 5% उसमें सैचुरेटेड है और बाकी अनसैचुरेटेड है, पॉली और मोनो। वो लोग लिखते हैं 95% सैचुरेटेड फैट फ्री, और सैचुरेटेड हटा के एंड में लिख देते हैं सैचुरेटेड ब्रैकेट में, तो पता ही नहीं चले। तो लोग पढ़ते हैं 95% सैचुरेटेड फैट फ्री, और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। देखिए तेल में जानवर से तो बना हुआ है नहीं, कोलेस्ट्रॉल जानवर के खाने में होता है, तो उसमें वो लोग लिख देते हैं 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। अरे भाई, तेल में तो ट्राइग्लिसराइड 100%, वो लिखो, कोई भी चीज के ऊपर लिखो 100% ट्राइग्लिसराइड तेल के ऊपर, वो तेल का नाम ही नहीं है, ट्राइग्लिसराइड का नाम ही नहीं है। जो चीज है उसका नाम नहीं है, जो चीज नहीं है कोलेस्ट्रॉल, उसका लिख रहे हैं 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री, और जो सैचुरेटेड नहीं है, मोनो पॉली, उसके देखते हैं फैट फ्री। लोगों को ऐसा इन लोगों ने गुमराह कर दिया, ऑयल कंपनियों ने आगे। अच्छा, सरकार ने इसको बैन भी किया। आगे के जमाने में फलाना तेल अच्छा है हार्ट का, ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर सकते थे। सरकार ने बैन लगा दी कि तेल गुड फॉर हार्ट आप कहीं नहीं लिख सकते। राइट। अब देखिए वो लोग किस तरह से इसको मोड़ देते हैं। एक फिल्म दिख रहा है जिसमें माँ बाप बच्चे सारे मिलके खाना खा रहे हैं, खूब तेल वेल वाला सामान, बड़ा खुश खा रहा है, और उसके बाद उसका फादर हाथ लगाता है यहाँ पे छाती में, तो आप समझ गए उसको हार्ट अटैक हुआ, और संग संग एम्बुलेंस का आवाज, और पी 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 पी, और आईसीयू में ईसीजी चल रहा है। तो
वहां पे वो आदमी एडमिट है, आप समझ गए कि इसको तेल वाला खा रहा था, हार्ट अटैक हुआ, और उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है मैं फलाना तेल खाती थी इसलिए बच गया। तो आदमी क्या पढ़ता है इससे कि तेल खाओगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा, जबकि पूरा उल्टा बात है। तेल से हार्ट अटैक का एक मेजर कारण है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, और तेल की जरूरत ही नहीं है, और तेल की फर्स्ट प्लेस नेचर ने हमें हर खाने के अंदर तेल डाल के दिया है। रोटी में 1% तेल है, चावल में 1% तेल है, दाल में 4-5% तेल है, हर फ्रूट में, हर वेजिटेबल में तेल होता है। आप टमाटर का सूप बना लो और उसके ऊपर देखो तेल का एक आध बूंद घूम रहा है, कहाँ से आया भाई, हमने तो डाला ही नहीं। तो टमाटर में भी तेल है। तो हमारे बॉडी की जितनी तेल की जरूरत है वो ऑटोमेटिक आ रहा, बाहर से तेल की जरूरत नहीं है ही नहीं। पर ये पूरा प्रोसेस ऐसा हो गया है और तेल ऐसा मार्केटिंग हो गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई है, तेल बेचो तेल बेचो। और घी तो और भी खराब है। एक फॉरेनर ने मेरे को पूछ लिया व्हाट इज घी, मैं सोचा कैसे जवाब दूं भाई, सोयाबीन की तेल है, मूंगफली का तेल है। मैं बोला मिल्क ऑयल, बताओ नाउ आई अंडरस्टैंड। तो घी इज मिल्क ऑयल, मिल्क से जो तेल निकलता है वो घी है। घी भी वही है। घी में एक और एडिशनल चीज है, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है। घी में आप नहीं लिख सकते कोलेस्ट्रॉल फ्री, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, ट्राइग्लिसराइड तो है ही है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है। तो घी तो डबल मार खाता है। पर क्या हमारे इंडियन कल्चर में घी चलता था तो लोगों को है नहीं पुरानी चीज बहुत अच्छी है तो घी अच्छी है, पर घी में भी कुछ भी नहीं है, वो सेम चीज है ट्राइग्लिसराइड। तो अगर हार्ट की बीमारी आज इतनी बढ़ रही है उसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन तेल का है। और जीरो ऑयल खाना अब बहुत जरूरी हो गया है। अगर हार्ट की बीमारी, मोटापा का बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं तो तेल बंद करना बहुत जरूरी है। राइट। सो सर, ये जो तेल का जो कल्चर है अभी ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है थोड़ा कम हो रहा है, ये अवेयरनेस अभी तक फैल रही है लोगों में? बहुत जबरदस्त हो रही है, बहुत जबरदस्त। मैं अभी जब मैं इसका बिना तेल का किया था, मुझे याद है बहुत सारे लोग बोले थे अरे ऐसे कैसे बनेगा, बट अब मैं ग्रेजुअली ओवर द इयर्स देख रहा हूँ इट्स बिकम सो पॉपुलर। अभी मेरी एक बिना तेल का वीडियो वायरल हुआ है, इट हैज बीन सीन बाय 37 करोड़ पीपल। तो आप ये समझ लीजिए इंडिया के 37 करोड़ ने वो वीडियो देखा है और उसको फॉरवर्ड किया है, एक दूसरे को शेयर किया है। तो ये जो तेल का काम है ये बंद हो जाना चाहिए। मैं तो अभी सरकार को ये कर रहा हूँ, जैसे आप स्मोकिंग पे, सिगरेट पे टैक्स लगा रहे हो, तेल पे टैक्स लगाओ। तेल को अगर आपको लेना है तो 20 रुपए का जगह 5 रुपए टैक्स और देना पड़ेगा आपको। तो तेल के ऊपर टैक्स लगेगा तब ये जाके बात बन पाएगी। जैसे स्मोकिंग के लिए सिगरेट के ऊपर टैक्स लग रहा है, जर्दे के ऊपर टैक्स लग रहा है, तेल के ऊपर टैक्स लगना, कुकिंग ऑयल पे टैक्स लगना चाहिए। कुकिंग ऑयल के जगह पानी से खाना बनाने का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इसको प्रमोट करना पड़ेगा। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं इंडिया में एक बहुत बड़ा कैंपेन जहाँ पे जीरो ऑयल को हम लोग आम आदमी तक पहुँचाएं। लेकिन गवर्नमेंट के साइड से ये करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज़ ये मुश्किल हेवीली पेड टैक्सेस वगैरह आते रहेंगे। देखिए एक बात याद रखिए, गवर्नमेंट को तो फायदा होने वाला। आज जो टैक्सिंग कर रहे हैं कि भाई तेल के ऊपर टैक्स, वो स्मोकिंग के ऊपर टैक्स किया जा रहा है, जर्दे के ऊपर टैक्स कर रहा है, उससे पैसे तो मिल ही रहे हैं। तो तेल में भी पैसे मिल जाएंगे सरकार को। खाली सरकार के लोगों को ये बात पहुंचाना कि तेल के जगह हम लोग पानी यूज करेंगे तो अननेसेसरी तेल की यूज खत्म हो जाएगी, आधी बीमारियां लाइफस्टाइल वाली खत्म हो जाएगी। तेल में हाई कैलोरी होता है, वो मोटापा करता है। अब तेल बंद कर दीजिए, धड़ाधड़ वजन कम होता रहता है। अच्छा, तो ये भी बहुत सारे लोग शायद रियलाइज नहीं करते होंगे, 1 टेबल स्पून तेल में, किसी भी तेल में 120 कैलोरीज होते हैं। आप समझ लीजिए 1 ग्राम में 9 कैलोरी है। एक चाय का चम्मच 5 ग्राम है, उसमें 45 कैलोरी है। और 15 ग्राम में आप 9 × 15 इतनी कैलोरीज है। आप ये समझ के चल लीजिए कि ये तेल आपका एक खीरा में 100 ग्राम का खीरा इतना बड़ा लेंगे, उसमें 13 कैलोरी है, और वो 10 खीरा के बराबर है 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। अगर आप खीरा से पेट भरते हो, सब्जियों से पेट भरते हो, कितनी कैलोरी कट हो गई, धड़ाधड़ वजन कम होगा। हमारे ये जीरो ऑयल का खाना खा के लाखों ने, करोड़ों लोगों ने वजन कम किया है। और सर, जैसे एक वे प्रोटीन का जो स्कूप आता है उसमें भी 120 कैलोरीज होते हैं, लेकिन 24 ग्राम प्रोटीन होता है, बट 1 टेबल स्पून ऑयल में सिर्फ और सिर्फ फैट होता है और 120 कैलोरी है। जीरो न्यूट्रिशन। ये जीरो न्यूट्रिशन, ये बहुत जरूरी है। तो खाली ब्लोट कर रहा है और फिर अंदर के आर्टरीज को भी चोक कर रहा है, मर रहा है, मार रहा है। आप सोचो एक दिन करना क्या है, तेल से खाना बन जाए, आप किचन में जाओ,
पूरे दिन खाना बना तेल में, जहाँ गैस का चूल्हा रखा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाओ, चिप चिप करेगा। और 1 महीने तक उनको बोलो साफ ना करने देना, देखना लेयर जम जाएगी। और वही हार्ट के ट्यूब में हो रहा है, मर रहे हैं लोग। तो तेल तो बंद होना ही चाहिए। नॉन वेज को भी पूरा अवॉइड करें। नॉन वेज के ऊपर भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाना चाहता हूँ। लोगों के अंदर एक बैठ गया है कि नॉन वेज नहीं खाएंगे तो खुशी नहीं होगी, टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट नहीं आएगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये भी एक चीज है। प्रोटीन तो चलो दाल से मिल जाता है। देखिए हाँ। दाल इज अ वेरी गुड प्रोटीन। दाल और नॉन वेज में थोड़ी सी फर्क है। नॉन वेज में हमारे को जो अमीनो एसिड चाहिए 9 तरह का कंप्लीट चेन, वो सारे मिल जाती हैं। हाँ। दाल में एक में ये कमी है, दूसरे में दूसरा कमी है, तीसरे में तीसरा कमी है। अगर आप दाल को मिक्स करके खा लेते हो तो मेकअप हो जाता है। तो अगर दाल को आप 5-5 तरह का मिला के खाते हो या हाँ। एक दिन ये दाल, एक दिन वो दाल, एक दिन वो दाल, तो प्रोटीन में जो कमियां होती है वो सारा मेकअप हो जाता है। तो दाल से प्रोटीन मिल सकता है। अब आते हैं नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल होती है, राइट, वो बंद करना पड़ेगा। नॉन वेज के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक बंगाली आए, उनको मैंने बोला भाई आप तेल घी ये सब बंद कर दो। बोला सर नो प्रॉब्लम सर, बंद कर दूंगा। फिर मैंने बोला आप मछली बंद कर देना। बोलता मर जाऊंगा, मोरे जाबो। तो मैं बोला देखो खाओगे तो जरूर मरोगे, उसमें कोलेस्ट्रॉल है, तुम्हारी ऑलरेडी ब्लॉकेज हो चुकी है। तो बड़ा दुखी होके गया। 2 मिनट बाद आके बोलता सर एक बात पूछूं? मैं बोला पूछो। सर आप तो मछली नहीं खाते हो? मैं बोला नहीं खाता हूँ। बोलता हो आपके लाइफ में खुशी आएगी कहाँ से? मैं बोला मेरे को देख के दुखी लग रहा है। बोलता नहीं देखने तो ठीक लग रहा है। बोला कुछ नहीं है जाओ। फिर 2 मिनट बाद आ गया। बोलते सर एक क्वेश्चन पूछूं? मैं पूछो। सर आपने बच्चों को मछली खिलाते हो ना? मैं बोला एकदम सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बोलते बच्चों पे अत्याचार, जिंदगी भर वर्ल्ड का बेस्ट खाना नहीं खाएगा, रो रो के मर जाएगा। इतनी बड़ी अन्याय मत करिए, उनको मछली तो खाने दीजिए कम से कम। नेक्स्ट दिन मुझे मारवाड़ी मिल गया, उसको मैंने बोला आप मछली और मीट मत खाना। बोलता कोई 1 लाख रुपया देगा तो भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने उसको बोला आप ना घी मत खाना। बोलता घी बिना रोटी उतरे ही को नहीं। तो ये उसके दिमाग में घी बैठ गई, बंगाली के दिमाग में मछली बैठ गई। दिल्ली में हमारे पास लोग मिलते हैं हरियाणा वाले, उनको बोलता हूँ भाई आप सब चीज छोड़ दो, मछली छोड़ दो, बोलता है नो प्रॉब्लम। घी छोड़ दो, बोलता है नो प्रॉब्लम। मैं बोला दूध, बोलता है देखिए अच्छा, 2 लीटर भैंस का दूध चाहिए, उसके बिना जिंदगी में क्या रह जाता है? दूध ना पियो ये क्या मतलब है? और मैं बोलता हूँ उसको फैट खत्म कर दे। बोले ना ना ना, वो भैंस के दूध में ही तो जान है। अच्छा फिर पंजाबी मिलता है, बोलता सब छोड़ दूंगा बस 2 पैक शाम को सर। तो वो उनको शराब चाहिए। तो ये क्या हमारे दिमाग में बैठ जाता है राइट कि खुशी मछली में मिलती है, खुशी मीट में मिलती है, खुशी घी में मिलता है, खुशी शराब में मिलती। कोई चीज का खुशी नहीं। अगर आपके मन में असंतुष्ट है तो आप कोई भी खाना आपको खुश नहीं करेगा। और मन में दुखी है तो आप खाली अलीबाई खोजोगे, खुशी नहीं है। दीज आर स्मॉल डिजायर्स। तो आपको अगर हेल्दी रहना है तो हेल्दी खाना पड़ेगा। आज वर्ल्ड भर में लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं। कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट में जाइए वेजिटेरियन खाना देगा अब आपको। आप जैन खाना मांगोगे देगा। तो तेल घी ये बंद होना चाहिए। नॉनवेज कम कर देना चाहिए सबको, और स्पेशली हार्ट के पेशेंट तो बंद कर देना चाहिए। ये 2 तो बहुत जरूरी है। सलाद, सब्जी, फ्रूट्स, इसमें होता है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट, ये दोनों बहुत काम किए हैं। और स्मोकिंग अगर छोड़ दे, या जर्दा गुटखा, आजकल ये बहुत बड़ा बात है। जर्दा गुटखा जो है ये ब्लॉकेज बनाता है, खैनी जो है ये ब्लॉकेज बनाता है, तंबाकू इन एनी फॉर्म ब्लॉकेज बनाता है। और करता क्या वो भी समझा देता हूँ मैं। एक सरफेस है, उसमें आपने डस्ट डाला और फू दिया, धूल उड़ गई, उसमें गोंद लगा के धूल डाल दिया और चिपक गई। तो जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग जर्दा गुटखा खैनी ये सब खाते हैं, उनकी ट्यूब अंदर से स्टिकी बन जाती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल चिपक जाती है। तो वो ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ा देता है। उसको अगर 60 साल में हार्ट की बीमारी है, अगर वो स्मोक करेगा तो 50 साल में हार्ट अटैक हो जाएगी। और अगर वो हाई ब्लड प्रेशर रखेगा तो 40 साल में हो जाएगा। अगर वो डायबिटीज रखेगा तो और भी कम एज में होगा। ये सब ब्लॉकेज को बढ़ाने का काम करता है। मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये खुद ब्लॉक नहीं बनाता। शुगर ब्लॉकेज में नहीं जमती है, जमती है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। इनको मदद करते ये 4-5 लोग। तो अगर ये सपोर्टर, जैसे एक ने खून किया और उसके एक्म्प्लिस ही ये लोग हैं। हार्ट अटैक किया, वो आदमी को मारा, उसको हेल्प कौन किया? ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग। तो ये सबको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। सर शुगर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में। हर चीज में शुगर होता है, राइट? और शुगर एक एडिक्शन भी है। तो शुगर एग्जैक्टली कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है
ये इसमें जरा बता अगर सकते हैं हमारी ब्लड शुगर ज्यादा रहती है, और मैं आपको बता दूं इंडिया को बोलते हैं डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इतने डायबिटिक हो गए। इसका मेजर कारण है स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इंडिया में एक होता है सेंट्रल ओबेसिटी, पेट मोटा होता है, पेट में ज्यादा फैट होता है, तो ये सारा डायबिटीज का कंट्रीब्यूशन है। और शुगर अगर ब्लड में ज्यादा होता है तो ये एक काम करता है जिसको बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथी। माइक्रो एंजियोपैथी का मतलब है छोटे छोटे ट्यूब जितने बॉडी में है सब में वो एंजियोपैथी कर देता है। पैथी मतलब बीमारी, एंजियोपैथी मतलब छोटे छोटे ट्यूब की बीमारी। उससे ब्लॉकेज होती है, उससे आंख खराब होती है, उससे किडनी खराब होती है, उसमें नर्व में न्यूरोपैथी होती है। तो ये डायबिटीज पूरे बॉडी को खोखला कर देता है। और डायबिटीज अगर कंट्रोल करना है तो आपको वही हार्ट के लिए जो करना है सारा काम करना पड़ेगा। वॉक करना है, योगा करना है, स्ट्रेस कम करना है, फ्रूट्स ज़्यादा खाना, वेजिटेबल ज़्यादा खाना, तेल ही बंद करना है। और एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा शुगर बंद करो, जो मिठास है उसको बंद करना पड़ेगा, जिससे शुगर का। मैं चाइना गया, वहाँ चीनी मिलता ही नहीं है, कहीं पे नमक मिलता नहीं है। बताइए, नमक ढूंढो तो मिलता नहीं है। वो लोग नमक और चीनी दोनों बंद कर चुके हैं। उनके वहाँ अलग प्रॉब्लम, वो मीट खूब खाते हैं। पर वहाँ पे मैं आइसक्रीम एक दिन खाया था, उसमें चीनी नहीं है। मैं बोला ये कैसा आइसक्रीम है? बोला सर यहाँ चीनी नहीं मिलता है। रेस्टोरेंट में बोला मुझे नमक चाहिए, इंडियंस को नमक का है, तो ढूंढ ही नहीं पाए, बोलते हैं रेस्टोरेंट में नमक ही नहीं है। मैं बोला यार, तो ये क्या हमारे मन की है। पर शुगर अगर आपको कंट्रोल करना है तो नेचुरली शुगर खाना बंद करना पड़ेगा। और आप वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो हार्ट के लिए करना है वही। देखिए 4 बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं आपस में कजन भाई लोग हैं। एक है हार्ट की बीमारी और 3 उसके छोटे भाई लोग हैं। एक है ब्लड प्रेशर, एक है डायबिटीज, एक है मोटापा। तो ये तीनों चारों एक साथ चलते हैं। और तीनों चारों का ट्रीटमेंट एक ही है, वही जीरोल, वही वॉकिंग, वही योगा, वही स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये सारे एक ही 14 चीजों को इम्प्रूव करना, 14 चीजों को ये 4 मिलके मेन कंट्रोल करता है। और बाकी इनको फिर कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। सर अभी अगर हम बात करें नॉनवेज की, तो आपने कहा कि नॉनवेज को हो सके जितना हो सके छोड़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो इसके पीछे मेजर रीजन ये है कि इसमें बेसिकली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट? तो कोलेस्ट्रॉल ये डायरेक्टली फूड से आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसके अलावा और कोई रीजन है कि मतलब नॉनवेज? देखिए कोई भी जानवर से बना हुआ खाना ना हो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। मैंने आंख मीच के आप तेल में बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री, पानी को बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल, और वो मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। और रोटी में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। जो भी चीज प्लांट से बना है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स हो सकता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में भी बनती है। अगर आपके खून में 100 कोलेस्ट्रॉल है, उनमें से 70 लीवर बनाता है और 30 हम लोग खाने में लेते हैं फूड से। तो खाने वाला तो हम खत्म कर दें। हार्ट की बीमारी का वो 30% तो खत्म कर दिया। लीवर में कुछ लोगों की जेनेटिक होती है, उनका 70 नहीं बनता, 170 बनता है। और इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में हार्ट की बीमारी है, उनके सारे मेंबर्स को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल चेक करो। 130 से 200 तक की रेंज लिखी होती है। अगर आप 170 के ऊपर हो, 150 के ऊपर हो तो ब्लॉकेज बढ़ा रहे हो। तो अगर आप 200 हो तब तो आप डेफिनेटली हार्ट अटैक में आगे जाओगे। तो कोलेस्ट्रॉल को 130 ला के रखना चाहिए। तो अगर कोई की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की बीमारी का, इसका मतलब है उनके लीवर में डबल कोलेस्ट्रॉल बनती है। वो खाना में ना भी खाए तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे हार्ट अटैक कैसे हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा कैसे? अरे भाई, आपके लीवर बना रही है कोलेस्ट्रॉल, जेनेटिक होता है, जेनेटिक है। वो फिर हम दवाई देके कंट्रोल कर देते हैं। हमारे एलोपैथी में स्टैटिन ग्रुप्स हैं और अब नए नए ग्रुप भी आ गए हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल की ऐसी इंजेक्शन आ रही है, वो 6 महीने तक आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देगी। एक इंजेक्शन लगाओ, 6 महीने तक कोलेस्ट्रॉल बंद। तो सर एक ड्रग है एज़ेटिमाइब करके, वो भी काफी हद तक फूड से लिया हुआ कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक करता है, राइट? वो क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को उसको रोक देता है। एग्जैक्टली। तो जो आपके लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल बाइल्स में सिक्रीट होती है उसको रीअब्सॉर्ब नहीं होता, तो कोलेस्ट्रॉल निकल जाती है। तो आजकल स्टैटिन के संग इजीटी में भी दवाई दी जाती है, उससे कोलेस्ट्रॉल डबल कंट्रोल हो जाता है। राइट। और स्टैटिन्स का क्या सीन है? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं, मतलब ये कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि अर्ली स्टेजेस से ही अगर लोग लेना स्टार्ट कर सकते हैं, जिनको बहुत ही अर्ली स्टेज के सिम्टम्स दिख रहे हैं, इवन लाइक 50-60% ब्लॉकेज से भी पहले अगर लेना स्टार्ट कर दे तो वो हर किसी के लिए
लीगल होना चाहिए, मतलब प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होना चाहिए? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, देखिए जेनेटिक केसेस में आप आप बहुत ज्यादा नॉनवेज खा रहे हो। बांग्लादेश में मेरे 3 क्लिनिक है, ढाका, चिटागांव और सिलेट। राइट। वहां पे लोग एक दिन में 3 बार मीट खाते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, उनका स्टेपल ही है। पूरे वीक में 21 बार मीट खाते हैं। ओहो। वहां पे हार्ट की बीमारी हम लोग से डबल है। आप चले जाइए कलकत्ता के किसी भी हार्ट हॉस्पिटल में, बेंगलोर के किसी हार्ट में, चेन्नई में बांग्लादेशी भरे हुए हैं। वो सब हार्ट की बीमारी है, वो लोग खाने से है। जेनेटिक जो है वो नहीं भी खाएगा तो भी हाई रहेगा कोलेस्ट्रॉल। तो इसलिए जेनेटिक केसेस में तो वो आपको देखना ही पड़ेगा, पर अगर आपका कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करना पड़ेगा जेनेटिक केसेस में। और उसके लिए स्टैटिन जो दवाई है, इसको बोलते हैं HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर। हमारे लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बनती है उसमें एक एंजाइम है HMG CoA रिडक्टेज, उसको इनहिबिट कर दो तो कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा। ये दवाई आज वर्ल्ड का हाईएस्ट सेलिंग ड्रग है, $1 बिलियन ड्रग माना जाता है। और ये दवाई इसलिए ली जाती है कि लाखों लोगों को हार्ट अटैक को रोक देता है, स्पेशली जिसकी कोलेस्ट्रॉल हाई है। राइट। और ये इतनी यूज्ड है पर इसका साइड इफेक्ट नहीं है। है भी तो बहुत हाई डोज में है, और वो उतनी हाई डोज इंडिया में यूज ही नहीं होती है। इंडिया, अमेरिका में सीधा 40 से 80 मिलीग्राम देते हैं, हम लोग अभी 5, 10, 20 मिलीग्राम से कर लेते हैं कंट्रोल। तो स्टैटिन शुड बी गिवन, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जिसकी हाई कोलेस्ट्रॉल है या जिसको कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट की बीमारी है उनको स्टैटिन देना चाहिए, इसमें कहीं डाउट नहीं है। आई यूज इट और मेरे को लगता है ये यूज होनी चाहिए। अब उसके संग अगर आपका डोज कम करना है तो आप इजिटी में भी ऐड कर लो। और अब नए नए और दवाई आने लग गई, तो अब ऐसा नहीं कि स्टैटिन कोई को टॉलरेट नहीं हो रहा है। मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले एक पेशेंट वीडियो कंसल्टेशन, मैं वीडियो कंसल्टेशन करता हूँ, अमेरिका से की। बोलती है मेरे फादर को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था, उन्होंने स्टैटिन लिखा था, मैंने नहीं खिलाया। मैं बोला क्यों नहीं खिलाया? बोलता मैं गूगल में देखी इसका साइड इफेक्ट्स बहुत है, तो मैंने इसलिए बंद कर दिया। मैंने उसको डांट लगाई, मैं बोला तुम्हारे वजह से हार्ट अटैक हुआ, तुम कौन होती हो बंद करने वाले, जब डॉक्टर लिख के दिया है। रोना चालू कि मेरे फादर का हार्ट अटैक का मैं काज हूं। मैं बोला आप हो कॉज, आपने कैसे बंद कर दिया? एलोपैथी में कोई भी दवाई की साइड इफेक्ट नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ये जब रिसर्च की जाती है दवाई की तो उसमें लिखा होता है 100 लोगों को दोगे, अगर एक आदमी भी बोलता मेरे पेट दर्द है, 2 ने बोला मेरे को एलर्जी है, तीसरे ने बोला यूरिन में मेरे को जलन हो रहा है, तो लिखना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा। राइट। अगर नहीं लिखोगे दवाई पास ही नहीं होगा। अच्छा, लोग क्या सोचते हैं कि बस 100 लोगों में से एक आदमी 2 जन को भी अगर हो गया, 2 आदमी को पेट दर्द होगा तो वो सोचता है मैं उस 2 में ही हूँ, जबकि वो 98 में होगा। पर क्या लोगों की एक धारणा है कि पढ़ लिया था तो ये तो मेरे को साइड इफेक्ट हो गई। मुझे याद है मैं कभी लेक्चर दे रहा था, उसमें मैं दवाई लिखा, उसका साइड इफेक्ट लिख दिया, सारे लोग आ गए ये दवाई मैं नहीं खाऊंगा। अरे मैं बोला यार तेरे को होता है कुछ? बोलते नहीं पर आपने बोला ना ये हो सकता है। मैं बोला भाई 1-2% को हो सकता है। उस दिन से मैंने दिखाना ही बंद कर दिया। मैं बोला आप साइड इफेक्ट दिखो मत। मैं जब दवाई लिख रहा हूँ मैं जानता हूँ इसका इफेक्ट क्या, साइड इफेक्ट क्या है। अब अगर मैं साइड इफेक्ट जानने के बाद भी लिख रहा हूँ तो जरूर उसकी जरूरत है तभी लिख रहा हूँ। राइट। तो आप ये जो करते हो ना, गूगल देख के इसका साइड इफेक्ट देख के दवाई बंद कर देते हो, दिस इज एंटायरली रॉन्ग। और अगर साइड इफेक्ट होगा, आप 2% में हो तो नेक्स्ट डे आप आ जाओगे कि सर सॉर्बिटेट खा के मेरे हेडेक हो रहा है। 2% में होता है, मैं उसको बंद कर दूंगा। कोई ये बोलता है सर मैं खाया वो एस इनहिबिटर खाया, मेरे को खांसी हो रहा है, तो मैं बंद कर दूंगा। पर आप बिना कुछ के आपने बंद कर दिया जाए साइड इफेक्ट होगा एलोपैथी की साइड, ये दिस इज नॉट करेक्ट। सो वो दवाई छोड़ के कोई दूसरा दवाई ट्राई करा देंगे, बिकॉज बहुत सारे दवाई हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करना अपना बेसिक बात है। हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक को अगर रोकना है तो कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। राइट। सो राइट, ये जो फियर मॉन्गरिंग दवाइयों को लेकर होता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज इससे लोग फिर बाद में ट्रस्ट नहीं कर पाते एक मेडिकल प्रोसीजर को, एक प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर को। नहीं देखिए, जहां पे जो चीज में कहीं डाउट नहीं है, वो स्टैटिन आज ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लोगे, ये क्या होता है? साइड इफेक्ट तो हर दवाई की है। एग्जैक्टली। अब ब्लड प्रेशर नहीं लोगे दवाई तो आपका पूरा बॉडी, ब्रेन सब जगह डैमेज होगा। आज ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगी, आज हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगी, आज किडनी खराब हो जाएगी। तो दवाई ना लेना तो जो है बहुत ही गलत बात है। अगर आज आपसे कंट्रोल कर रहे हो कर लो। मैं लोगों को बोलता हूँ चलो आपको दवाई नहीं लेना है, आप एक काम करो, मैं अभी दवाई देके बीपी कम कर देता हूँ, शुगर कम कर देता हूँ, कोलेस्ट्रॉल कम कर देता हूँ, अब आप बाकी चीजों को करो। अगर मेरे रेंज से नीचे ले आओगे तो मैं दवाई कटाने तैयार हूँ। मैं दवाई के
वो नहीं हूँ, प्रमोशन के लिए नहीं हूँ, पर मैं रिजल्ट के लिए हूँ। मेरे को आप रिजल्ट ला दो खाने पीने से, मैं अपनी दवाई विड्रॉ करूंगा, पर पहला दिन मैं हार्ट के पेशेंट को दवाई देके उसको सेव कर लूंगा। राइट। उसकी अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है उससे हार्ट अटैक हो सकता है, अगर उसकी ट्राइग्लिसराइड है हार्ट अटैक हो सकता है, अगर उसकी बीपी कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो मैं चारों को दवाई से कंट्रोल कर दूं। तो मेरा काम एज ए डॉक्टर ये नहीं है कि हम एकदम हो जाए, रूढ़ीबाजी हो जाए, नहीं, हमें अपने सारे फैक्टर्स को कंट्रोल चाहिए। आपसे नहीं होता, मैं करके देता हूँ। और बाकी एफर्ट लगाओ, आप कम करोगे। मेरे हजारों लोगों के हम बीपी की दवाई बंद कर दी है, शुगर की दवाई बंद कर दी है, क्योंकि उनका बेटर कंट्रोल आने लगा। Right. मेरे को 100 चाहिए शुगर, आप 80 ला के दो, मैं दवाई कम करने तैयार बैठा हूँ। सो बेसिकली सर, जैसे अभी जब भी कोई पेशेंट आता है तो अगर उसके वैल्यूज एकदम वे अबव द चार्ट है तो उसे अभी कुछ कैटास्ट्रॉफी होने से पहले रोकना है। exactly. तो दवाइयां दे दिया, तो उसके ब्लड प्रेशर को मैनेज कर दिया, ACA ARB इनहिबिटर्स हो गए। फिर अगर हार्ट रेट्स के प्रॉब्लम है तो बीटा ब्लॉकर्स दे दिया, उसको प्रॉपर कर दिया। फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर दवाई देके उसको कंट्रोल में ला दिया। बट इन द मतलब ये टेम्पररी सोल्यूशन है। exactly. लॉन्ग रन में वो 14 चीजों पर काम करना स्टार्ट करना है, तो और फिर जैसे वो चीज कम पड़ेगी। हाँ, फिर जैसे वो चीजों में इंप्रूवमेंट आने लग जाए तो दवाइयों को धीरे धीरे करके साइडलाइन कर देना है। मेरा काम है कि पहले दिन सेव करो पेशेंट को। आज उसको बोला गया कल हार्ट अटैक हो सकता है, वो ना हो उसका बंदोबस्त कर देना। राइट। मैं बोलता हूँ देखो मेरे साथ चलोगे, मैं दवाई दे देता हूँ, एक एक चीज कंट्रोल कर देता हूँ, और बाकी आपको खाने में जो चेंज चाहिए वो मैं बता दिया हूँ, ये कर लो, कल से वॉकिंग शुरू करो, कल से योगा शुरू करो, स्मोक कर रहे हो तो बंद करो, जर्दा खा रहे हो बंद करो, फ्रूट ज्यादा खाओ, और ये सब करके ही आपका बीमारी ठीक हो जाए। राइट। रिवर्स हो जाए ब्लॉकेज। तो फिर क्यों आप ये ऑपरेशन के चक्कर में हो, क्यों? और बाईपास एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी आपको ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो वो बंद होने वाली है। बिल्कुल। तो सर आई थिंक बहुत ही ब्रिलियंट सोल्यूशन है कि एक तरफ हम नेचुरल मेथड्स और एकदम रूट कॉज पे जा रहे हैं और उसको फिक्स कर रहे हैं, फिर सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम ये जो एलोपैथिक ड्रग्स है इनको बना रहे हैं। तो दोनों के एक सिनर्जेटिक इफेक्ट से ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकता है कि सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े। मेरे प्रोसेस में बोलता हूँ 3 लोग इंपॉर्टेंट है। एक फैमिली जो खाना पीना ठीक दे, दूसरा पेशेंट जो वॉकिंग, योगा, स्मोकिंग बंद करे, अल्कोहल बंद करे, तीसरा मैं डॉक्टर जो बाकी चीजों को कंट्रोल कर दे, ब्लड को पतला कर दे, एंजाइना कम कर दे, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, शुगर को आज के दिन कंट्रोल कर दे। अब पेशेंट मेरा सेफ हो गया, अब उसके बाद उसके हार्ट अटैक नहीं होगा, ये बात पक्की हो गई। अब इसके बाद और एडिशनल कोई ट्रीटमेंट है तो हम लोग नेचुरल बाईपास भी कराते हैं, डिटॉक्स भी कराते हैं। पर मैं बोलता हूँ बॉडी को छेड़े बिगर जो काम हो वो कर लो, बॉडी काटो मत। बॉडी को काटोगे वो बॉडी अननेचुरल हो गया, नेचर के संग छेड़खानी ना करो, ये अच्छा है। राइट। सो अभी सर बात करते हैं जैसे ब्लड प्रेशर का। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा कॉज है, वन ऑफ द मेजर कॉज है जिससे हार्ट अटैक ट्रिगर होता है। बहुत सारे लोगों के ब्लड प्रेशर वैल्यूज ऊपर नीचे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। थ्रू आउट द लाइफ उनका ब्लड प्रेशर हाई रहा हुआ होता है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, शरीर पे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको तनाव हो रहा है, हाइपरटेंशन, ये सब चीजें हो रही है। तो ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली कैसे अफेक्ट करता है हार्ट हेल्थ को? मैं बताऊं, ब्लड प्रेशर हमारा 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की धारणा है उम्र के संग ज्यादा हो तो मैं तो 100 साल में 200 देना होगा मुझे। तो ये उम्र का कोई चक्कर नहीं है, हर उम्र में 120 ही होना चाहिए। Okay. हमारी जो ट्यूब बनी होती है ना वो 120 प्रेशर के हिसाब से बनी है। Okay. आप उसमें 140 का धक्का मारोगे तो वो डैमेज होगा, और डैमेज जहां पे खुरदरा हो गया वहां कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पकड़ लेगा। अच्छा, डिपॉजिट होने लगता है। तो आप अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखोगे तो हार्ट की बीमारी को बढ़ावा दे रहे हो। और उसके बाद ब्लड प्रेशर से किडनी खराब होता है, आंख खराब होती है, ब्लड प्रेशर से ब्रेन में पैरालिसिस होती है, स्ट्रोक होती है। तो ये सारा तो ब्लड प्रेशर का साइड इफेक्ट है ही। अगर आप ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करोगे तो मेरा एम है 120-80 ला दो, नीचे वाली उससे भी कम हो दिक्कत नहीं है, ऊपर वाली 120-110 रहे तो बेस्ट है। अब इसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो सोचते हैं। पहला, ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग योग एडवाइस करते हैं, उसके लिए हम एनालिटिकल चेंजेस समझाते हैं कि स्ट्रेस को कैसे कम हो। उसके संग वॉक करो, उससे भी, वॉकिंग से बीपी कम होती है। वजन 10 किलो कम कर दिया तो आपके आधी दवाइयाँ हो जाएगी कम। और अगर आप इसके साथ
नमक कम कर लेते हो, बहुत सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हो, तेल घी बंद करते हो, नॉनवेज बंद करते हो, तो ऐसे ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाती है। ओके। तो ब्लड प्रेशर में ये भी एक मिथ है, एक बार दवाई शुरू हो गया जिंदगी भर चलेगी। राइट। ये भी गलत बात है। और एक बार और समझा दूं, कभी ये ब्लड प्रेशर की गोली हो, शुगर की गोली हो, कोलेस्ट्रॉल की गोली हो, ये एक ही दिन काम करता है, इस बात को आपको मालूम होना चाहिए। मैं एक बार समझाना चाहता हूँ गोलियां कैसे काम करती है। एक एलोपैथी की टैबलेट आप मुंह में डाले, स्टोमक में गया, इंटेस्टिन में गया, ब्लड में गई, 1 घंटे में ब्लड में पहुंच गया। मान लेते हैं हमने ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दिया था, वो ब्लड प्रेशर कम कर दिया। अब वो दवाई ब्लड में है, ब्लड के संग सर्कुलेट करेगा पूरे बॉडी में, किडनी के थ्रू जाएगा। किडनी का काम है डिटेक्ट करना कौन सी फॉरेन केमिकल अंदर है। किडनी उसको पकड़ लेता, भाई कौन हो तुम, वो बोलता है मैं दवाई हूँ, केमिकल हूँ, बोला बाहर निकलो। किडनी उसको 8 घंटे में अगर निकाल दिया तो 8 घंटे बाद दवाई का असर खत्म। तो ऐसी दवाई जो 8 घंटे में खत्म होता है, हम लोग को मालूम होता है 8 घंटा चलेगा, तो हम 3 बार लिखते हैं। राइट। जब 12 घंटे में खत्म होती है तो हम 2 बार लिखते हैं। जो 24 घंटा चलते हैं हम 1 बार लिखते हैं। जब हम लिख के देते हैं 1 दिन का 1 गोली, तो इसका मतलब 24 घंटे बाद उस दवाई का असर खत्म है। अगर आप नेक्स्ट दिन नहीं लेते हो तो दवाई का असर खत्म है, बीपी बढ़ जाएगी। तो लोग क्या बोलते हैं, सर मैं ना जब लेता हूं तब कंट्रोल रहता है, जब बंद करता हूं बढ़ जाती है। अरे यार तो नहीं है। तो टेम्परेरी सॉल्यूशन ही है वो। तुम्हें अगर कंट्रोल करना है तो दवाई हर दिन लेना पड़ेगा। पर उसके साथ अगर आप बाकी चीजें करोगे और बीपी कम होने लगे तो मैं दवाई नहीं दूंगा। राइट। पर ये तो नहीं कि आप दवाई 1 दिन खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, ये नहीं चलेगा। चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल, चाहे ब्लड शुगर हो, दवाइयां चलेगी लंबा। आप एफर्ट करके उनको कम करना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ मेरा 120 बीपी आप 110 ला दो, मैं कम कर दूंगा। पर आप 120 लाए और फिर 2 दिन बाद बंद कर दिया, बोला मेरा बीपी बढ़ गया वापस। अरे बढ़ेगा, एक ही दिन काम करता है दवाई। तो ये कंसेप्ट लोगों के दिमाग में बैठनी चाहिए कि वो दवाई 1 दिन वाली होती है, एक ही दिन काम करेगा। अभी तक ऐसी दवाई नहीं निकली है, एक बार दे दो साल भर काम करेगा, ऐसा नहीं है दवाई। और फिर वो 100 अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो भी फिर साइड इफेक्ट होगा, हाई डोज में देना पड़ेगा। राइट। तो आपको दवाई लेना है तो लेना। ये बीमारियां 1 दिन की बीमारी नहीं है। जैसे एंटीबायोटिक है, 5 दिन लो, बीमारी ठीक हो गई, बंद कर दिया। ये बीमारी लंबा चलेगा तो आपको लंबा दवाई लेना पड़ेगा, इसमें कहीं शक नहीं है। सो दवाइयां बेसिकली वो बफर टाइम दे देती है कि आप रूट कॉजेस पे फोकस करो, अपनी लाइफस्टाइल को बदलो ताकि आप रूट लेवल से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे दवाइयों की हटाना स्टार्ट पड़ने लगेगी। राइट। तो सर आपने स्ट्रेस के बारे में बोला, आज आई थिंक स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है पूरे, मतलब सिटीज में तो हो ही चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये जो स्ट्रेसफुल कल्चर है ये अभी टियर 3 टियर 4 सिटीज में भी अभी आ ही रहा है। तो स्ट्रेस से एग्जैक्टली कैसे हार्ट हेल्थ खराब हो रही है और हार्ट अटैक क्रिएट हो रहा है? मैं आपको बताऊं, स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस है क्या पहले ये समझते हैं। स्ट्रेस है कि मैं जैसा चाहता हूं ऐसे ना हो, तो ये स्ट्रेस है। मैं जो चाहता हूं वही सुबह से शाम तक होता रहे तो स्ट्रेस है ही नहीं। राइट। मैं जो चाहता हूं वो नहीं हो रहा है। अब इसमें 2 फैक्टर है, क्या हो रहा है और मैं क्या चाहता हूं। यस। क्या हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा एम्प्लॉइज, मेरा एम्प्लॉयर, ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। XYZ। अब आप अपने एक्सपेक्टेशन को चेंज कर लोगे तो आधी स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप दुनिया को बोल रहे हो मेरे हिसाब से चेंज हो, वो नहीं होगा। आप अपने आप को चेंज करने लगोगे। हर जगह चेंज नहीं करो, छोटे मोटे जगह कर दो। छोटे मोटे जगह मतलब आधा स्ट्रेस 0 नहीं हो सकता, ये भी बात बता दूं। क्योंकि ना मेरा स्ट्रेस 0 ना आपका रहेगा ना किसी का रहेगा, स्ट्रेस तो रहेगा। स्ट्रेस अगर 0 कर दूं तो आदमी काम करना बंद कर देगा, मोटिवेशन ही नहीं रहेगा किसी चीज का। वो बोलेगा क्यों काम करूं भाई, बोला खाओगे क्या, बोले नहीं खाओगे, लेथार्जिक हो जाएगा। वो बोलेगा मुझे नौकरी चलिए, बोले जाने दो। जाने दो। तो ऐसा नहीं चलेगा। आज लाइफ में रहोगे तो स्ट्रेस तो रहेगा। कोई आपका प्रॉपर्टी छीन लेगा, आप दे दोगे, जा ले जा। तो स्ट्रेस तो रखना पड़ेगा, पर छोटे मोटे वाले बंद कर दो। छोटे मोटे क्या होता है, ये सामान यहाँ क्यों रखा हुआ है, ये गंदा क्यों है, ये तुम 2 मिनट लेट क्यों आ गए, तुम ऐसे कैसे बोल दिए। इससे आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान यहाँ हुआ क्या फर्क पड़ता है लाइफ में, पूरा फर्क नहीं पड़ेगा। ये छोटे मोटे वाले बंद कर दो, बड़ा वाले रखना पड़ेगा। आज पैसे नहीं कमाऊंगा तो खाऊंगा क्या, वो बड़ा स्ट्रेस है। तो बड़े बड़े स्ट्रेस रखो, छोटे मोटे आलोचना, क्रिटिसिज्म, ये सब छोड़ दो, उससे आधी स्ट्रेस कम हो जाती है। स्ट्रेस जब होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एड्रेनालिन करके केमिकल निकलती है, हमारा शुगर बढ़ता है, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, हमारे हार्ट की स्पीड बढ़ती है,
हमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ती है, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाती है। तो स्ट्रेस हमारे कम से कम 8-9 फैक्टर को कंट्रोल कर लेता है। और स्ट्रेस बढ़ा, अच्छा स्ट्रेस का एक और प्रॉब्लम है, मेजरमेंट नहीं होता है। आप पूछो भाई कितना किलोग्राम स्ट्रेस है, कितना मिलीग्राम स्ट्रेस है, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं है, तो डॉक्टर्स बात ही नहीं करते इसके बारे में। हार्मोन्स की उथल फुथल हो जाती है बट कोई मेजर नहीं कर सकता भाई इतना किलो स्ट्रेस है मेरे को, इतना टन स्ट्रेस है, इतना किलोमीटर स्ट्रेस है, ऐसा नहीं होता। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको करना होगा मेडिटेशन, छोटे मोटे चीजों को चेंज करना पड़ेगा, अपने दिमाग को रीसेट करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रेस कंट्रोल होगा। तो हम हार्ट के पेशेंट को इसका भी ट्रेनिंग देते हैं। हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, हमारे साउल चैनल में मिलेगा। उससे हम बोलते हैं आप स्ट्रेस को कम करो, 0 नहीं होगा, यू रिड्यूस द स्ट्रेस। मैनेजमेंट करना सीख लो, तुम 2 हाथ से काम नहीं करो, 12 हाथ से काम करवाओ, लोगों से काम कराओ, स्ट्रेस कम होगी। तो स्ट्रेस आज पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड भर में बढ़ रही है, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस रहेगा, इसको रोक नहीं सकते। पर स्ट्रेस कम कर दोगे तो बहुत सारे फैक्टर कम होगा। और मैंने देखा है लोगों को, जब हम लोग एजुकेट करते हैं स्ट्रेस के बारे में, बहुत फर्क पड़ता है। बीपी धड़ाक से कम होती है, शुगर धड़ाक से कम होती है। तो स्ट्रेस कम करो, उसके लिए योगा बहुत काम की चीज़ है, मेडिटेशन बहुत काम की चीज़ है। वो क्या करता है, हमारे एड्रेनलिन लेवल को कम कर देता है, हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स बनाता है। तो अगर आप 10 मिनट में मेडिटेशन करते हो, आधा घंटा योगा करते हो, वॉक में भी स्ट्रेस कम होती है। तो दीज आर ऑल कंट्रीब्यूटेड टू ईच अदर। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हार्ट की बीमारी का कंट्रोल में बहुत काम करता है। सर, एक्सरसाइज और ऐसे चीज़ों का, जैसे बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस होते हैं, जॉगिंग करना, तो ये सारी चीज़ें क्या ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती है? क्या इससे हार्ट अटैक्स को रोका जा सकता है? देखिए, एक्सरसाइज चाहिए हमारे बॉडी में। देखिए, हम लोग 24 घंटे में 1 घंटा भी हम टाइम नहीं देते एक्सरसाइज के लिए। तो एक्सरसाइज की जरूरत है। आदमी बोलता है चलो एक तो हुआ, एक्सरसाइज कितना होना चाहिए। मैं बोलता हूँ देखो, जो हार्ट का पेशेंट नहीं है उसको तो जॉगिंग वॉगिंग में अलाउ कर दूंगा, पर जो हार्ट का पेशेंट है उसको मैं वॉकिंग ही अलाउ करूंगा। तो वॉकिंग उस स्पीड में करो जिसमें आपको तकलीफ ना हो, एंजाइना ना हो, ब्रेथलेसनेस ना हो। उस स्पीड में चलो, आधा घंटा चलो। और उसके संग, उसको बोलते हैं फिटनेस एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज इज फिटनेस एक्सरसाइज। उसके संग फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए हम योगा करवाते हैं। योगा करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा और फिटनेस बढ़ेगी वॉकिंग से। जॉगिंग या स्पोर्ट्स खेलेगा हार्ट का पेशेंट तो उसको हार्ट अटैक होने के चांस है। सीवियर एक्सरसाइज कर लिया, हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकती है। तो इसके लिए हार्ट के पेशेंट को हम लोग बोलते हैं आप वॉक करो आधा घंटा 35 मिनट और उसके संग योगा करो। ये 2 कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट एंड द सेफेस्ट कॉम्बिनेशन। सो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस कार्डियो प्रोटेक्शन तो करती है, पर देखना पड़ेगा कौन हार्ट का पेशेंट है कौन नहीं है। अच्छा, और किसको किस इंटेंसिटी में करना चाहिए, वो इंटेंसिटी कम करना होगा अगर हार्ट का पेशेंट है, और अगर हार्ट का पेशेंट नहीं है तो इंटेंसिटी बढ़ाए, वो भी फायदा करेगा। राइट। ओके, अब सर जैसे थोड़ा सा सर्जरी के बारे में बात करते हैं, हार्ट सर्जरी। सो यू स्पेशलाइज इन नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट, मतलब आपको ऐसा लगता है और आपने प्रूव करके भी दिखाया है लैक्स ऑफ पेशेंट्स पर कि सर्जरी की एक्चुअल में जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए अगर आपने पहले से ही प्रिवेंटिव क्योर लिया। बट सर्जरी के बारे में थोड़ा बात करते हैं, तो सर्जरीज जो होती है हार्ट की, वो एग्जैक्टली कैसे होती है और क्यों वो सर्जरीज, मतलब जो है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म व्यू के साइड से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा हार्म करती है एज कंपेयर टू। देखिए, पहले समझते हैं ये हार्ट की सर्जरी करता क्या है। एक ट्यूब आपने ब्लॉक किया, चर्बी डाल डाल के, खाना पीना गलत करके, वो ट्यूब 80-90 ब्लॉक हो गई, उसके जगह एक नई ट्यूब लगवा दी। वो नया ट्यूब आपको बाजार से नहीं मिलेगा, बॉडी के कहीं पार्ट से खोल के उसको लगाना पड़ेगा। मतलब अगर देखूं, शहर की रोड को बचाने के लिए अपने गांव की रोड लाके यहाँ डाल दिया, तो गांव में तो तकलीफ होगा, जहां से ट्यूब काट लोगे वो जगह तकलीफ होगा। अभी जो नई ट्यूब है ये ओरिजिनल के बराबर नहीं है। ब्लॉकेज बनता है 40 साल में, बाईपास के बाद 40 साल की कभी गारंटी नहीं होती, वो 2 साल 5 साल में बंद हो जाती है, क्योंकि डुप्लीकेट ट्यूब ओरिजिनल नहीं है। तो वो जो नई ट्यूब लगा दी, आपको भाई कचरा डाल रहे थे, आप उसको रोके नहीं और नया ट्यूब लगा दे, नया फिर बंद कर दोगे कचरा डालोगे तो, और वो जल्दी ब्लॉक होगा। अगर 5 साल चलती है, 5 साल बाद 80 ब्लॉक होती है, तो कितनी परसेंटेज हो गई? 18% पर ईयर हो गई। और जबकि ओरिजिनल ट्यूब 2% पर ईयर था।
तो मैं इसलिए रेफर नहीं करता। मैं बोलता हूँ देखो अगर आप लाइफस्टाइल से ब्लॉकेज को रिवर्स कर लेते हो, आदमी बाईपास क्यों मानता है? क्योंकि उसको ये बोला जाता है अगर नहीं कराओगे हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक। सर बाईपास सर्जरी का एक बेसिक साइंस एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरीके से ट्रीटमेंट किया क्या करते हैं? जैसे एक ट्यूब ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप पहुंचे, हार्ट सर्जन के पास पहुंचे, उन्होंने बोला ये हार्ट अटैक कर सकता है। कब होगा? जब वो पर्दा फटेगा, उसमें क्लॉट आएगा तो हार्ट अटैक होगा। पर वो बोल देते हैं कल ही होने वाला, आज ही होने वाला है, अब घर पहुंचोगे उससे पहले होने वाला है। ये उनको भी नहीं मालूम होता कब होने वाला होता है, पर बोल देते हैं इट्स अ वेरी हाई रिस्क, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। तो आदमी डर जाता है कि हार्ट अटैक होने में 2 ही मिनट रह गया है। जबकि आप देखोगे ब्लॉकेज को 70, 80, 90 लिखा जाता है। 70 ब्लॉकेज के बाद 71 भी होना चाहिए, 72 भी होना चाहिए, पर वो 80 है, 90 है। ये फिगर से एबनॉर्मल है, हो ही नहीं सकता। एक ब्लॉकेज 70 में, एक 80 में, 90 में कैसे संभव है? भाई 71 भी हो सकता है। तो ये रफ फिगर होता है 70, 80, 90। पर डॉक्टर एक श्योर बोलता है कि हार्ट अटैक होने में 2-4 मिनट ही रह गए। ये जानबूझ के बोला जाता है क्योंकि वो पेशेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो, फैमिली पे प्रेशर क्रिएट हो कि ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हार्ट अटैक होने वाला है। अब उस बात से वो मान जाता है। अब डॉक्टर को बाईपास में करना क्या है? पहले 2-3 जगह बाईपास करेंगे तो 2-3 जगह से ट्यूब काटना पड़ेगा। हाथ से काटेंगे, पैर से काटेंगे, बाजार से नहीं मिलेगा ये ट्यूब। अब इसको डालने के लिए चेस्ट को काटना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। अब हार्ट ऐसे मूव कर रहा है, उसमें स्टिचिंग प्रॉब्लम है, तो हार्ट को रोकना पड़ेगा। एक मशीन से पूरे बॉडी को चलाना है, उसमें वो ऑपरेशन होगा। अब वो जो नई ट्यूब लगेगी वो कितने दिन चलेगा उसका भी भरोसा नहीं है। और जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा है, मशीन से पूरा बॉडी चल रहा है, उसका ब्रेन को डैमेज होता है, पूरे बॉडी को डैमेज होती है। और जो कटिंग हुई है वो कभी वही का वही नहीं होता है। मैं लोगों को बोलता हूँ नेचर को छेड़खानी से पहले एक बात सोचो, नेचर को वैसे का वैसा बना सकोगे? एक फूल को तोड़ देता हूँ, आप लगा के दिखा दो। एक अनार के दाने को खोल लो, फिर से पैक करके दिखा दो। ये पूरे बॉडी को खोल के जब पैक करोगे वो सेम टू सेम नहीं रहेगा, नहीं होगा। और उसकी कॉम्प्लिकेशन हजारों है, इतनी बड़ी ऑपरेशन है। उस वक्त ब्रेन डेड होने के चांसेस है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ ऑपरेशन जरूरत नहीं है तो ना कराओ। और जरूरत कब होगी? जब आप ब्लॉकेज बढ़ाने के लिए रेडी बैठे हो कि मैं तो ब्लॉकेज बढ़ाऊंगा, तो कभी ना कभी तो हार्ट अटैक होगा। तो मोस्ट ऑफ द सर्जरीज आर डन अंडर प्रेशर, और वो इमरजेंसी क्रिएट किया जाता है कि आपको बस होने वाला हार्ट अटैक। मेरा एक पेशेंट था, बोला सर मेरे को ऐसे ही बोला था कि बस 2-4 मिनट ही है। मैं बोला देखो मैं समझ गया, पर मेरे को 1-2 दिन तो पैसे लाने लगेगा। तब उन्होंने इमीडिएटली स्टैंड चेंज किया, बोला नहीं 2 दिन बाद आप पैसे लाओ तब कर देंगे। अब रुक जाएगा हार्ट अटैक। अब ये 2 दिन तो उसको बच गया हो, अब हार्ट अटैक नहीं होगा 2 दिन। एक और पेशेंट बोला सर मैं उनको बोला कि देखो मेरे को 1 महीना लग जाएगा, मैं प्रोविडेंट फंड से लोन लेके पैसे लेके आऊंगा, तो उन्होंने 2 महीना का टाइम दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्राइसिस क्रिएट किया जाता है हॉस्पिटल में कि आप बहुत जल्दी ऑपरेशन कराओ, टाइम नहीं है आपके पास। जबकि ये ब्लॉकेज परसेंटेज ही उनको नहीं मालूम पक्का। 70 है, 80 राउंडेड ऑफ फिगर है। और 70 और 80 में कितना साल का फर्क है? मतलब 5 साल की फर्क होती है। तो 1 साल में आदमी 2% से प्रोग्रेस होता है। तो आप ये सोच के चलो 70 और 80 बोल दिया, या 70 या 80, डॉक्टर टू डॉक्टर 80-70 भी चेंज हो सकता है। तो ये डॉक्टर की जो पूरी प्रोसेस है वो थोड़ा इसमें इकोनॉमिक कंसीडरेशन की वजह से ये सारा काम हो रहा है। सर ये मतलब मेडिकल फील्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से आपको लगता है? हॉस्पिटल के तरफ से प्रेशर होता है, टारगेट्स होती है डॉक्टर्स को कि तुम्हें इतनी सैलरी दी गई है, उतना पैसा आप रिकवर करके दोगे। इट्स नोन टू एवरीबडी। कॉर्पोरेट होने से प्रेशर पड़ेगा एम्प्लॉइज से, उनको एक्स्ट्रा लेना। सेल्स टारगेट, रॉ मटेरियल कौन है हार्ट के पेशेंट्स के? देखिए फैक्ट्री में रॉ मटेरियल होता है अलग, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का रॉ मटेरियल है पेशेंट। तो जिस तरीके से तेल की कंपनीज भी कस्टमर को चिपका रही है तेल मार्केटिंग करके, उस तरीके से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी तो कस्टमर को ये समझता हूं कोई आदमी को। आप अच्छा एक और चीज देखिए, अमेरिका में चले जाइए यही प्रोसेस है, पर आप कनाडा में चले जाइए उतनी एडवांस्ड है। आप ब्रिटेन में चले जाइए, वहां बाईपास सर्जरी आज का आज नहीं हो सकता। क्यों? कि वहां सरकार पे कर रहा है सारा। यहाँ पे प्राइवेट है तो पैसे मिलेंगे हॉस्पिटल को, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को। इन्होंने ब्रिटेन में क्या कर दिया, सारा NHS है। तो उसने बोला आपकी 80 ब्लॉक है, आपका बाईपास सर्जरी होगा, पर अभी 1 साल वेटिंग है, आप वेट कर लो 1 साल,
तब तक खाना पीना चलते रहो। हाँ। मतलब सेम एडवांस कंट्री है जहाँ पे प्रोसेस उन्होंने रख दिया कि डॉक्टर को पैसे उतने ही मिलने हैं, वो करे या ना करे। हाँ। वहाँ बाईपास सर्जरी की कोई जल्दी नहीं होती है। राइट। कनाडा में 1 साल वेटिंग की रहेगी। हाँ। कि ठीक है आपका बाईपास करना है, हाँ। आप लाइन में आ जाओ, स्टेंट लगाना, लाइन में आ जाओ, क्योंकि सरकार पे कर रही है और कोई डॉक्टर को कुछ मिलना नहीं है। यस। तो वहाँ वेट कर सकता है। यहाँ पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, प्राइवेटली रेज आ रहा है पैसा, तो यहाँ पे आज ही करना पड़ेगा, अमेरिका में आज ही करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस क्या है, ये आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इसमें पूरी इकोनॉमी भरी हुई है इसमें। सो सिस्टम कस्टमर के या पेशेंट के सोल्यूशन से नहीं चल रहा, बल्कि इंसेंटिवाइजेशन से चल रहा है, मॉनिटरी इंसेंटिवाइजेशन। और आई थिंक ये पेशेंट्स को पता होना चाहिए ताकि वो ये सारी चीजें देख सके और अल्टीमेटली वो ट्रीटमेंट और क्योर के पीछे जा सके जो एक्चुअल में उन्हें बेनिफिट करेगा। मेरे को याद है, मेरा एक पेशेंट है, उसकी गाड़ी की शोरूम है। हाँ। तो मेरे को बोला वो दिल्ली का वो हार्ट का हॉस्पिटल है ना, उसने मेरे से 15 गाड़ी एक साथ खरीदी। बोलो 15 क्या करेगा वो लोग एक साथ? बोला नहीं, जो डॉक्टर टारगेट अचीव किया सबको एक एक गिफ्ट मिलेगी, इंसेंटिव। तो आप ये समझ लीजिए टारगेट का बात है इसमें। एंड आई नो इट्स लुकिंग बैड, बट इट इज अ फैक्ट। मैं फेस कर रहा हूँ। हर पेशेंट कल तक ठीक था, आज हॉस्पिटल गया, भाई एंजियोग्राफी हुई, आप सिटी एंजियो भी तो करा सकते हो, उसमें भी ब्लॉकेज पता चलेगा। वो रेडियोलॉजिस्ट करता है, आदमी आके बोलता है सर मेरा 80 ब्लॉकेज है, 70 ब्लॉकेज है। मैं बोला कल भी था आज भी है, क्या दिक्कत है? हाँ। वही एंजियोग्राफी या कार्डियोलॉजिस्ट जब कर लेता है हॉस्पिटल में, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाती है कि 80 है, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ही नोज कि ये रिपोर्ट करना मेरा मेन काम नहीं है। आगे हमारे इस आदमी को अगर मैं कन्विंस कर लूं तो ऑपरेशन का केस बनता है, उस पर पैसे और ज्यादा आएंगे, अपसेलिंग हो जाएगी। तो वो करते हैं इसलिए कि ऐसा होना नहीं करे बिगर उनको ऑपरेशन का नहीं नंबर बढ़ेगा तो हॉस्पिटल उसको निकाल भी सकता है। एक डॉक्टर है, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक इसके ऊपर किताब लिखा है, उसका नाम है समीर जवाहर, और उस किताब का नाम है डॉक्टर ईडी, मतलब डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं उसके ऊपर। वो आप किताब पढ़िएगा, इट्स अ वंडरफुल पीस। सारी खोल के रख दिया है कि डॉक्टर्स लोगों को कैसे प्रेशर रहता है हॉस्पिटल का और डॉक्टर कैसे फंसा हुआ है, स्पेशली हार्ट में। बाकी में उतनी नहीं है, पर है कुछ कॉर्पोरेटाइजेशन का साइड इफेक्ट है। ये अच्छी बात है कि आप जाओगे जब ट्रीटमेंट मिल जाएगा, पैसे हैं तो कुछ भी करा सकते हो, इंश्योरेंस तो आपको हो जाएगा। तो पर ये बीमारी का जड़। और एक बात और सोचते हैं, इंडिया में आज के दिन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 7, 8, 10 करोड़ पेशेंट्स हैं। बाईपास सर्जन्स कितने करेंगे सर्जरी? 5 लाख पर ईयर। बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी मिला के इंडिया में 5 से 6 लाख लोग करते हैं। बाकी लोगों का क्या होगा? मर जाएंगे वो लाइफस्टाइल से चेंज। तो ये जो क्या हॉस्पिटल में जो पहुंच गया क्रीम, उसकी ऑपरेशन हो जाती है, राइट, और बाकी लोग दवाई लेके चला ही रहे। तो दवाई लेके चलाने वाले बहुत बैठे हैं, बट दवाई के संग अगर लाइफस्टाइल चेंज कर ले तो दवाई की मात्रा भी कम होगी, हार्ट अटैक भी नहीं होगी। एक और एग्जांपल दे दूं, फिनलैंड एक कंट्री है, आज के दिन में यूरोप का सबसे लोएस्ट हार्ट अटैक है। क्यों है? उन्होंने एक नॉर्थ कैरेलिया स्टेट है, वहाँ पे 1,60,000 पॉपुलेशन थी। वहाँ पे जो हार्ट अटैक होता था, उन्होंने उनके एक एक आदमी को पकड़ के हार्ट के बारे में एजुकेट करवाया, घर जा जा के एजुकेट कराया, और उन्होंने दिखाया 5-7 साल बाद उनके हार्ट अटैक की स्पीड 85% खत्म हो गई। हार्ट अटैक होने ही बंद हो गया, 85% कम हो 15% में आ गई। फिर उन्होंने पूरे फिनलैंड में लागू किया। इसका नाम है नॉर्थ कैरेलिया स्टडी, आप गूगल करो दिखेगा। सो दे सिर्फ एजुकेशन से 85% हार्ट अटैक कम हो गई। तो आप समझ लो बाईपास भी 85% कम हो जाएगी। तो व्हाट इज नीडेड इज एजुकेशन। तो हम लोग भी प्लान कर रहे हैं इंडिया के एक एक आदमी को हार्ट के बारे में एजुकेशन। आपने जो ये आज मुहिम लिया है कि भाई लोगों को एजुकेट करना हार्ट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आम आदमी तक बात पहुंचनी चाहिए कि भाई हार्ट की बीमारी में हार्ट अटैक आपके वजह से है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ऑपरेशन की जरूरत नहीं, और ऑपरेशन के बाद भी करोगे तो फिर ब्लॉक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है। मेन रूट आपका लाइफस्टाइल है। ये टेम्पोररी मेजर्स है, ये पैलिएटिव सर्जरी है कि जी आपका बीमारी मैं रोक नहीं रहा हूँ, एक ट्यूब लगा के टाइम दे रहा हूँ। ये ट्यूब जब तक ब्लॉक ना हो तब तक आपके पास टाइम है। लोगों का 1 साल में ब्लॉक हो जाती है वापस। तो अल्टीमेटली लाइफस्टाइल इज द की, उसको करना पड़ेगा। एंजियोप्लास्टी की भी वही बात है।
ओके, सो सर ट्रैक कैसे रख सकते हैं? मतलब अगर कोई एक लेट्स से 30-35 इयर्स का आदमी है, ठीक है, तो ट्रैक कैसे रख पाएगा कि उसके हार्ट का हेल्थ कैसा है? देखिए, पहले तो हम लोग बोलते हैं जितने ब्लॉकेज के कारण हैं, खाना पीना, लाइफस्टाइल, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इनको कंट्रोल करते ही आप ट्रैक रख सकते हो कि मेरा कंट्रोल आज ब्लॉकेज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। हाँ। और अभी तक क्या हुआ उसको जानकारी करनी है, तो आजकल एक बहुत सिंपल टेस्ट आ गई है, उसका नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। आगे जब एंजियोग्राफी की जाती थी तो एडमिट कर तो तार घुसाई जाती थी बॉडी के अंदर, एक कैथेटर बोलते हैं इसको। हाँ। सिंपल फॉर्म में तार है, ये तार 1 मीटर तक बॉडी के अंदर जाएगी, तो स्क्रैच करेगा अंदर। हाँ। रिस्क है उसका। हाँ। और उसके लिए एडमिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि एडमिट नहीं करके किया और कुछ बीच में हार्ट अटैक हो गई, कोई पंक्चर हो गई, तो आदमी मर सकता है। हाँ। तो ये टेस्ट ऑपरेशन से कोई छोटा नहीं है। हाँ। हाँ। तो आम आदमी कभी नहीं कराता था। कोई को बोलो भाई मेरे को पेट में दर्द हो रहा है तो मैं पेट काट के चेक करूंगा, बोलेगा सर दर्द कम हो गया। तो ऐसे ही होता है हार्ट का पेशेंट, कभी वो तार वाली अगर उसको खाली चेक कराना है, वो बोलता है कैसे करोगे, बोलता है एडमिट करूंगा, तार घुसाऊंगा, बोलता है सर अभी मैं ठीक हूँ, अभी नहीं कराऊंगा। तो अब आ गई है एक सीटी एंजियोग्राफी, जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लेट जाओ, एक इंजेक्शन देंगे, एक एक्सरे करेंगे और आपके अंदर कितनी ब्लॉकेज है पता कर देगा। तो ये टेस्ट आजकल वाइडली अवेलेबल इंडिया में, नॉन इन्वेजिव है, टोटल 5 सेकंड में वो बता सकता है आपके अंदर कितनी ब्लॉकेज है। ओके। आगे ये 64 स्लाइस होता था, अब 128 स्लाइस होगी, इसमें रेडिएशन भी कम जाती है, एडमिशन की जरूरत नहीं है, कोई तार घुसाने की जरूरत नहीं है, और वही बताएगा 70, 80, 90 एक्यूरेसी से, जो एंजियोग्राफी की एक्यूरेसी है। तो अगर कोई आदमी जानना चाहता है भाई मेरा ब्लॉकेज का स्टेटस आज के दिन कितना है, हाँ। 10 है, 20 है, कितना परसेंटेज ब्लॉक हुआ है, तो सीटी स्कैन कराए। और उसमें एक और फायदा है कि रेडियोलॉजिस्ट करेगा। हाँ। फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए वो कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, उसका काम हो गया, उसको आप सेलिंग करना ही नहीं है। हाँ। उसको आप सेलिंग का जरूरत नहीं है, उसको ऑपरेशन करने का कोई फायदा भी नहीं है। उसने बोला भाई ये रिपोर्ट है, अब जिसको दिखाना आप दिखा लो, ये ब्लॉकेज कितनी है मैं बता दिया आपको। तो वहां पे वो प्रेशर नहीं बनता जो कार्डियोलॉजिस्ट हॉस्पिटल वाले बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर हार्ट अटैक के सिम्टम्स कैसे मालूम पड़ेंगे? कैसे पता चलेगा कि आपको कोई पेन हो रहा है तो वो हार्ट अटैक से रिलेटेड? देखिए, हार्ट अटैक जब होती है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे हार्ट की जो जरूरत है, हाँ, वो 3 तरह का है। हाँ। ब्लड की जरूरत, यस, 100 की सप्लाई है मान लेते हैं ट्यूब में। हार्ट की जरूरत है 10% जब हार्ट की स्पीड कम है। हाँ। जैसे मैं बैठा हूँ, लेटा हूँ, खड़ा हूँ, तो हार्ट की स्पीड कम है, तब 10% ब्लड चाहिए। ओके। चलते वक्त 20%, हाँ। दौड़ते वक्त 30%, क्योंकि हार्ट की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। हाँ। तो एक आदमी बोलता है मुझे दौड़ने में दिक्कत है, हाँ। तो समझ लीजिए 70 ब्लॉक हो चुका। हाँ। वो बोलता है मुझे चलने में दिक्कत है, तो 80 ब्लॉक हो चुका। हाँ। बोलता है मुझे बाथरूम जाने में दर्द होता है, तो 90 ब्लॉक हो गया। बोला बैठे बैठे दर्द हो रहा है, बैठे बैठे सांस फूल रहा है, तो ये हार्ट अटैक है। 100 ब्लॉकेज हो गया। तो जब हार्ट का पेशेंट बोलता है मुझे चलने में दिक्कत है, बैठ जाता हूँ ठीक हो जाता हूँ, ये एंजाइना है, सांस फूलता है, एंजाइना है। और जिस दिन बोले बैठे बैठे पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये समझ लीजिए हार्ट अटैक है। दिस इज अ साइन। प्री साइन क्या है कि एंजाइना हो रहा था, चलने में दर्द होता था, प्री साइन है। फिर वो ब्लॉकेज बढ़ा, आपने ध्यान ही नहीं दिया, बोले ये तो हार्ट का ही नहीं। तो एक दिन वो पर्दा फटा, 100 हुआ, 100 होते ही हार्ट अटैक हुआ। हाँ। उस वक्त हार्ट का एक हिस्सा डेड हो रहा है। हाँ। तो चेस्ट पेन होगा, सीवियर चेस्ट पेन या ब्रेथलेसनेस होगा बैठे बैठे एट रेस्ट, और पसीना होगा, वॉमिटिंग होगा, ये हार्ट अटैक का साइन है। आप ये समझ जाइए 100 ब्लॉकेज हो चुका है उस वक्त। इसको अगर प्रूफ करना है आपको कि ये हार्ट अटैक है, तो आपको एक टेस्ट कराना जिसका नाम है ECG, और एक कराना ट्रोपोनिन आई या ट्रोप्टी टेस्ट, ये ब्लड से होता है। हाँ। जैसे ही हार्ट का अटैक होता है, हार्ट के मसल्स डैमेज होने लगते हैं, केमिकल निकलता है, वो केमिकल ट्रोपोनिन माना जाता है, उसको टेस्ट किया जा सकता है। एक स्लाइड में 1 बूंद ब्लड डाल दो, वो आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हार्ट अटैक है, तो वो कर सकते हैं। और इको से पता चल सकता है कितना बड़ा हार्ट अटैक था, छोटा था हार्ट अटैक, कम बड़ा था। इकोकार्डियोग्राम। तो, हाँ, तो हार्ट अटैक होगा कब? जब पर्दा फटा है। तो ये याद रखिए। और अच्छा, उस वक्त हार्ट के हॉस्पिटल की जरूरत है। मैं हार्ट के हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अगेंस्ट हूँ, पर इमरजेंसी कब हो गया? जब हार्ट अटैक हो चुका है, वो क्लॉट आ चुका है। अगर 1 घंटे के अंदर उस क्लॉट को आप हटा सकते हो तो हार्ट का डैमेज रुक जाएगा। राइट। 1 घंटे तक टिश्यू थोड़ा बहुत मरता नहीं है पूरा। हाँ। अगर घंटे भर, आधा घंटे के अंदर वो क्लॉट निकल गई,
तो उस वक्त हॉस्पिटल की क्रेडिट में मानता हूँ कि वो आदमी 5 मिनट 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गया और उसी वक्त वो क्लॉट को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, तो हार्ट मसल्स डेड नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। तो ये जो है उस वक्त उसकी जरूरत है। आज अमेरिका जैसे कंट्री में ये काम हो रहा है। वहां पे इन्होंने इतनी बढ़िया सिस्टम बना के रखी है हार्ट अटैक को रोकने का, हार्ट अटैक से लोग ना मरे उसके लिए। उन्होंने एक नंबर दिया हुआ 911। आपको लग रहा है चेस्ट पेन है और पसीना आ रहा है, आप बोले हार्ट अटैक लग रहा है, आपने फोन कर दिया 911 में, विद इन 1 मिनट दे विल डिटेक्ट योर फोन नंबर एंड एड्रेस। विद इन 3-4 मिनट्स नियरेस्ट एम्बुलेंस विल कम। ओके, दे विल पिक यू अप। नियरेस्ट हॉस्पिटल को ECG करते हो देखा हार्ट अटैक है, उसने नियरेस्ट हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया हम पेशेंट ला रहे हैं, नो सिग्नेचर रिक्वायर्ड, नो मनी डिपॉजिटेड, और वो 5 मिनट में वहां पहुंचते ही उसकी क्लॉट को डिसॉल्व कर देंगे और वो काम हो गया, उसको पेशेंट का डैमेज खत्म हो गई। इंडिया में ये हो नहीं सकता। इंडिया में पहले पेशेंट बोलता है ये पेन ना, ये गैस का पेन है, मैं हार्ट का मानते ही नहीं हूँ। वो 1 घंटा उसमें वेस्ट करता है, फिर वो डॉक्टर को बुलाने में 1 घंटा लग जाता है, फिर डॉक्टर बोलता है तो हार्ट अटैक है, फिर वो जाने में 1 घंटा लगता है, फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद वो पैसे जमा करो उसमें आधे घंटा, मतलब 3-4 घंटे बाद जो डेड होना था वो हो चुका है। तो ये बात, इससे एक इंटरेस्टिंग बात और याद आ गई। एक मेरे को मरीज मिला, बोला सर अगर ये बात है तो आप अगर बोलते हैं कि बहुत जल्दी पहुंचना है तो मैं हॉस्पिटल के बगल वाले बिल्डिंग में मकान ले लूं तो कैसा रहेगा? मैं बोला क्यों? बोला जैसे ही हार्ट अटैक अंदर घुस जाऊंगा। मैं बोला फिर एक और काम कर लो, आप तो हॉस्पिटल में बेड ले लो, बस जस्ट हार्ट अटैक हो वहीं पे पहुंच जाना, और अच्छा चाहते हो ना ICU में बेड ले लो, वहीं पे हार्ट अटैक करना, वहीं पे डॉक्टर मिल जाएगा, वहीं पे वो ठीक कर लेगा। और उससे अच्छा क्या मालूम है, हार्ट अटैक होने ही मत दो। बोलता उसके लिए क्या करो? मैं बोला जो आप ब्लॉकेज बढ़ाओ ही मत, आप खाना पीना चेंज करो। तो ये जो लोगों के अंदर है ना सर, हार्ट अटैक हो तब क्या करो? अरे मैं बोला यार हार्ट अटैक ना हो उसके लिए क्यों हो ही क्यों? अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट की इनएफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। राइट। आज जो हार्ट अटैक के नंबर बढ़ रहे हैं, इट शोज द फेलियर ऑफ मेडिकल साइंस। एग्जैक्टली। मेरे पास एक दिन एक आदमी आया, आके क्या बोलता है, सर देयर इज अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन कार्डियोलॉजी। बोला तुमने कहाँ प्रोग्रेस देखा? बोला सर दिल्ली में 2 हार्ट के हॉस्पिटल थे, 50 है। मैं बोला और कुछ प्रोग्रेस देखा? बोला हर हॉस्पिटल के बिल्डिंग लंबे लंबे चौड़े चौड़े हो रहे हैं। मैं बोला अच्छा। मैं बोला और कुछ? बोला देखिए भीड़ देखिए वहाँ कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। मैं बोला एक बात बताओ, हार्ट के पेशेंट्स के नंबर तो कम होते जा रहे हैं ना? नहीं सर नंबर तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं बोला नंबर बढ़ना सक्सेस की बात नहीं है, फेलियर की बात है। आज पोलियो के पेशेंट देखते हो, बोलते एक भी नहीं देखा। मैं बोला स्मॉल पॉक्स, बोलते एक भी नहीं देखा। मैं बोला ये सक्सेस था। हार्ट के पेशेंट के नंबर बढ़ना सक्सेस की बात नहीं है। आप ये बिल्डिंग नए बड़े बड़े बिल्डिंग देख के इम्प्रेस्ड मत हो जाओ, ये कार्डियोलॉजिस्ट के बड़े बड़े गाड़ी से इम्प्रेस्ड मत हो जाओ। ये सोचो कि नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कार्डियोलॉजी इज अ फेलियर। जहां सक्सेस होता है वहां पे नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होने चाहिए। और ये कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कार्डियोलॉजी का मेजॉरिटी इज इन्वेस्टेड इनटू बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और दवाइयां। लाइफस्टाइल की बात ही नहीं कर रहा है, प्रिवेंटिव केयर कोई बात नहीं कर रहा। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। हार्ट के खाना पीने को लोग प्रिवेंटिव मानते, मैं क्यूरेटिव मानता हूं, क्योंकि अगर हर को एक साथ कर लो तो ब्लॉकेज कम हो जाती है। आज मेडिकल साइंस के पास प्रूफ हो चुका कि अगर सारे फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, मेरी एक सेफ्टी सर्कल है, उसमें सारे फैक्टर का 3 जोन बना दिया, रेड येलो ग्रीन। अगर सारे ग्रीन में ला दो तो ब्लॉकेज बढ़ेगा भी नहीं, वो घटेगा। और अगर घट सकता है तो फिर तो बाईपास एंजियोप्लास्टी और हार्ट अटैक होगा नहीं। तो अगर आप इंडिया को हार्ट अटैक फ्री करना चाहते हो तो यू हैव टू एजुकेट एवरीबडी। एवरी इंडियन मस्ट बी एजुकेटेड एंड दिस इज नॉट अ बिग थिंग। इतनी सी नॉलेज है, हर आदमी तक पहुंच जाए, ये करना बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है हमारे सामने तो कैसे पहचान सकते हैं? देखिए उनको बैठे बैठे पेन होगी या सांस फूलेगी और बैठे बैठे पसीना पसीना आने लगेगा गला चोक कर रहा है, तो ये हार्ट अटैक का डेफिनेट साइन है। पर कभी कभी ये भी नहीं होता, कोई को जलन होती है छाती के बीच में, अनइजीनेस होती है, कंफर्ट डिस्कम्फर्ट होता है, ये भी हो सकता है। पर ज़्यादातर लोगों को चेस्ट पेन स्प्रेडिंग टू द लेफ्ट आर्म एट रेस्ट और ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट, दीज आर द 2 मेजर इंडिकेशंस ऑफ हार्ट अटैक। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं उन्हें बचाने के लिए अपने लेवल पे? उस वक्त देखिए, एक तो जो हम लोग CPR बोलते हैं, अगर हार्ट बंद हो गई, ये बेहोश हो गया है
तो CPR किया जा सकता उस वक्त कुछ दवाई है जिसको इमरजेंसी ड्रग बताया जाता है। हम लोग बोलते हैं ये पाउच आप रख लो, इसमें एटोर्वोस्टैटिन 80 मिलीग्राम जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई होती है, उसमें 2 एस्पिरिन जो कि टोटल मिला के 325 मिलीग्राम डिस्प्रिन मिलती है, और 2 क्लोपिडोग्रेल, ये टैबलेट मिक्स करके आप चबा के खिला सकते हो। अगर ये पाउच को हमने इमरजेंसी पाउच का नाम दिया है, ये लेने से उस वक्त वो जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व होने का चांस है जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचो तब तक के लिए। तो नेचुरली उस वक्त हॉस्पिटल रश करना चाहिए, वो जगह उनको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। और इस इन बिटवीन ये दोनों काम कर सकते हो अगर जरूरत हो तो, पर नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके और वो क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करना चाहिए। सो ऐसे वक्त में से चेस्ट को पंप करके रिसस्किटेट करना पॉसिबल हो सकता होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है। और एक बात याद रखिएगा, उस वक्त आपको इंडिया में एक प्रॉब्लम है, इंडिया के लोग इतने एजुकेटेड नहीं है। तो ये करने से पहले जो भी रिश्तेदार है उनको पूछ के करिएगा। मेरे को याद है, मेरा एक पेशेंट था, उसने ऐसे ऐसे किया और वो मारा भी गया वो आदमी। वो उसकी वाइफ बोली उस छाती पे चढ़ के उसने दबा के मारा इसको। तो ऐसा ना हो जाए कभी, तो आप थोड़ा परमिशन लेके, अगर उनके कोई हो, देखो कोई है ही नहीं तब तो आप कर लो, ऑन लुकर्स को समझ आ जाएगा, लोगों को समझ आ जाएगा। पर अगर कोई रिश्तेदार है उनको बोलो देखो मैं CPR कर रहा हूँ और ये स्टैंडर्ड है, मैंने ट्रेनिंग लिया है। तो आजकल CPR की ट्रेनिंग होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट के हिसाब से। तो CPR का ट्रेनिंग जिसको है वो कर पाएगा। उसमें चेस्ट को कितना दबाना, कैसे दबाना, उसके संग मुंह से उनको हवा देना, और उससे लोग बचते हैं, वो जान बच जाता है। अगर कोई ऑन लुकर भी उसको कर दे तो बाहर के कंट्री में इसके अवार्ड दी जाती है। तो उसके पीछे का साइंस सर एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं? उस वक्त क्या होता है, हार्ट अटैक के वक्त सडनली हार्ट बंद हो गया, उस वक्त उसको इलेक्ट्रिक शॉक मार के हॉस्पिटल तो रिवाइव कर लेता है। उस वक्त उसको एक धक्का मारो, वो हार्ट पंप कर लिया, चालू हो गया। और उसके साथ आप हार्ट के मसल्स को ऐसे पकड़ के दबाना होता है। और 5 बार दबाया, 1 बार सांस मुंह में लेके सांस दिया, फिर 5 बार दबाया, फिर सांस लिया, फिर 5 बार दबाया, सांस लिया। प्रेशर इतना ना हो कि हड्डी टूट जाए। तो वो देख के करना पड़ता है। और दिस में सडनली रिवाइव द हार्ट। फिर हॉस्पिटल गए तब तक तो लोग केयर ले लेगा। तो दिस इज इमरजेंसी केयर, इसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, CPR। सर, इंडियंस में वेस्टर्न लोगों के मुकाबले जो इंडियंस की आर्टरीज जो होती है वो कहते हैं कि पतली होती है। सो वेस्टर्न लोगों की आर्टरीज मोटी होती है तो इंडियंस की पतली होती है, तो इस वजह से वी आर मोर प्रोन टू दीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ये फैक्ट्स है। और एक फैक्ट है कि इंडियंस आर जेनेटिकली प्रोन टू डेवलप मोर कोलेस्ट्रॉल, मोर ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, और इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम आज इंडिया के बहुत सारे क्लास में आ गई है। पहले गांवों में नहीं होते थे, फिजिकली एक्टिव होते थे, गलत खाना नहीं खाते थे। अब प्रॉस्पेरिटी आने के बाद गांव शहर सब बराबर सा हो गया है, हर जगह ये आज हो रहा है। और हार्ट की बीमारी में मैं जो बोल रहा था, हर 10 सेकेंड में इंडिया में एक आदमी मर रहा है। एक महीने में करीब आप मान के चलिए 3.5 लाख पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स। सो इंडियंस का लिवर कह सकते हैं ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ऑन एन एवरेज प्रोड्यूस कर रहा है। इसको बोलते हैं डबल इंजन लिवर, आजकल बोलते हैं डबल इंजन सरकार। वैसे डबल इंजन लीवर है, ये डबल कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, डबल ट्राइग्लिसराइड बना रहा है। इसको दवाई से ही रोकना पड़ेगा। तो इंडिया में स्टैटिन की यूज़ और ट्राइग्लिसराइड कम करने की दवाई की यूज़ बढ़नी चाहिए। और इसको आप आम आदमी को समझना पड़ेगा। अगर लीवर में बन रहा है आपको दवाई लेना पड़ेगा। जेनेटिक केस है तो दवाई लो, इसमें सोचो मत। अच्छा, कुछ स्टडीज मैंने पढ़े थे जिसमें ये बताया गया था कि मेल्स को ऑन एन एवरेज ज्यादा हार्ट अटैक्स होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। इसके पीछे रोल एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन का भी है। तो क्या आप लिंक करके बता सकते हैं क्या रोल है, और क्या आज के जमाने में भी वो जो रेशियो है कि मेल्स को ज्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, क्या वो आज भी चलते? आज से बहुत साल पहले, मैं प्रैक्टिस 30 साल से कर रहा हूँ, बहुत साल पहले ये होता था 10 में 9 मेल होते थे, 1 फीमेल होती थी। क्यों फीमेल को नहीं होती थी? देखो, मेल का ब्लॉकेज चालू हो जाता 20 साल की उम्र में, और 20-30 साल मतलब 50 में वो हार्ट का पेशेंट बन गया। फीमेल का जब तक मेंस्ट्रुएशन चलता रहता है, हार्मोन्स की इफेक्ट रहती है, तब तक वो ब्लॉकेज बनता नहीं है। तो मान लेते 45 में उसकी ब्लॉकेज शुरू हुई, तो उनको तो 30 साल में 75 साल हो गए, ऐसे ही मर जाए तब तक तो लोग।
तो ये समझ लीजिए मेल इज एन डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस हॉर्मोन्स। तो जो ये बच्चा पैदा करने के लिए जो हॉर्मोन्स वगैरह दी गई है वो लेडीज के लिए प्रोटेक्टिव, मतलब गॉड एक पनिशमेंट दिया, एक अवार्ड भी दिया कि तुम्हें हार्ट की बीमारी कम होगी। पर अब आजकल की लेडीज ना वो भी थोड़ी तेज हो गई है, वो भी खाना गलत कर लिया, एक्सरसाइज कम कर दिया है, तो ये रेशियो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी मैं समझता हूँ 3:7 हो गया है। ओके, मतलब बहुत ही क्लोज अब क्लोज आने लग गए, क्योंकि लेडीज में हार्ट की बीमारी आजकल बहुत होने लग गई है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्टिविटी, पैसे आ गए तो फिर खाना पीना गलत हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, आगे चक्की पीसते थे अब बटन दबा रहे हैं, नौकरानी सारा काम कर रही है, तो ये लेडीज में हार्ट की बीमारी होने लग गई है। और वंस अगेन लाइफस्टाइल चेंज। और एक चीज था, और वो बात आपको बता दूं, ये जो हमारी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं ना, उसमें हमारे जो वो बोलते हैं भ्रूण, जिसको बोलते हैं ओवम, ये एक बार मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसमें 10-12 ओवम निकलती है, उसमें से एक मैच्योर होती है, तो 10-12 गया। अब एक लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो 12 महीने तक उसके ओवम लॉस बंद हो गए। तो आगे के जमाने में ऐसे लेडीज होते थे जो 10 बच्चा पैदा कर दिया तो 10 साल की ओवम उसके बच गए, उसकी पीरियड्स ऑफ होती थी 60 साल में जाके। तो उनके हार्ट की बीमारी और कम होती थी। आजकल बच्चे पैदा बंद हो गए, वो भी एक कारण है कि ओवम लॉस हो जाता है, पीरियड जल्दी खत्म हो जाते हैं, 35-40 साल में आजकल पीरियड मेनोपॉज आने लग गई है, तो इससे उनको और जल्दी हार्ट की बीमारी और जल्दी हो जाता है। तो सर ये एंड्रोजन्स का हार्ट अटैक से क्या लिंक है? टेस्टोस्टेरोन जैसे जो माना जाता है, पर अभी डायरेक्ट अभी भी कोई लिंक नहीं बना पा रहा है, बट ये माना जाता है कि मेल्स में हार्ट की बीमारी इसलिए नहीं होती है कि एंड्रोजन का असर है, इसलिए कि उनकी लाइफस्टाइल खराब है। तो कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक लेडीज मिला को नहीं थोड़ा टेस्टोस्टेरोन के साथ? हाँ, नहीं, बहुत डायरेक्ट कोई भी नहीं है, नहीं तो फिर हम टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक करने की दवाइयां दे देते हैं, ऐसा नहीं है। सो एस्ट्रोजन का कार्डियो प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स है, लेकिन बेनिफिट है। ऐसे कौन से डेली फूड्स है जो हार्ट अटैक से बचा सकते हैं? सबसे बढ़िया फूड हार्ट अटैक को प्रोटेक्शन करने के लिए होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल खाइए, सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन देगा। दूसरा, हाई फाइबर फूड में जैसे ओट्स है, अच्छा दालों को आप छिलके के साथ खाइए, तो वो दाल में बहुत सारा प्रोटीन वो आ जाता है, फाइबर दैट इम्प्रूव्स इट। सोल्यूबल, जितने सोल्यूबल फाइबर हो, ये 3-4 चीज तो आपको बहुत अच्छे से खाना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल और जितने भी बेरीज है उसमें मिलता है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट बहुत काम की चीज है, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद ये नंबर 1 है। हाई फाइबर फूड और खाना चाहिए, दाल को छिलके के साथ खाना चाहिए। ओट्स एक अच्छी फूड मानी जाती है। आजकल मिलेट्स आप सुनते होंगे, मिलेट्स में बहुत हाई फाइबर होता है। मैदे के जगह आटा खाइए, और कोशिश करिए हर खाने में आप जैसे खिचड़ी भी बनाते हैं, दाल और चावल को मिला के उसमें बहुत सारा वेजिटेबल डाल दीजिए। कोशिश करिए दाल को मिला के खाएं, एक दिन एक दाल, एक दिन एक दाल, एक दिन, और 0 ऑयल का खाना खाएं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बहुत सारा सब्जी खाइए पर वो बनेगा बिना तेल के, वो आप ख्याल करिए। सो ये 0 ऑयल का खाना बनता कैसे है? देखिए, ऑयल का टेस्ट नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया है। ऑयल को फ्राई करने के लिए, मसाले को फ्राई करने के लिए यूज होता है। हम लोग उसको पानी से फ्राई कर देते हैं। देखिए, 5 मसाले बेसिक होते हैं। एक होता है नमक, मिर्ची, इनको फ्राई करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही डाल सकते हो। हल्दी, धनिया, जीरा, इनको भूनना पड़ता है, और टमाटर और प्याज, इनको भूनना पड़ता है, तो उसका टेस्ट बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग पानी से भूनते हैं। कैसे भूनते हैं? कोई भी बर्तन में कर सकते हो, कोई नॉन स्टिक का जरूरत नहीं। कोई भी बर्तन को गर्म किया, कढ़ाई गर्म हो गई, उसमें पहले जीरा डाल दो, अगर राई देना है 1 आध बूंद राई डाल दो, और उसको ऐसे ही भून लो। थोड़ा हिला लिया, चारों तरफ से भून जाती है। जैसे ही वो भून के ब्राउन होने लगा, उस पर आप प्याज डाल दो, और प्याज को भूनते रहो। प्याज का हिलाते रहे, जब तक पानी रहेगा आवाज करता रहेगा। जैसे ही पानी खत्म हो जाए, वो चिपकने लगेगा, आधा चम्मच 1 चम्मच पानी डाल दीजिए, और पानी डाल के उसको भिगा दीजिए। फिर भूनिए, फिर पानी उड़ जाए, फिर दरिए, फिर भूनिए, फिर भूनिए, 3-4 बार भून जाए तो प्याज भून गई। अब उसी प्याज के ऊपर देखिए, कढ़ाई में 2 एरिया, एक प्याज है, एक कढ़ाई है। कढ़ाई में आपको नहीं डालना है, मसाले को कढ़ाई में डाल दिया जल जाएगी। प्याज के ऊपर डाल दीजिए, प्याज के ऊपर सॉफ्ट मिलेगा, वहां पे हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक, जितने लहसुन वसन सब डाल दीजिए, और उसको पानी दे के भूनते जाइए। अब वो मसाला चिपका हुआ रहेगा प्याज में, उसको भूनते रहें। 2-3-4 मिनट में प्याज और के संग मसाले वसाले भी भून गए।
अब इसमें टमाटर डाल दीजिए। अब टमाटर को भून भून के सारा पानी खत्म कर दीजिए। अब ये जो पेस्ट है इसको भूनते जाइए जब तक हल्दी का स्वाद बदल ना जाए। हल्दी कच्चा होता है, लास्ट भूनता है। जहां हल्दी कच्चे का पक्का हो गया, बस वहीं पे उसको रोक दिया। अब उसको आपने टेस्ट करके या स्मेल से भी पता चल जाता है ये हल्दी भून चुका है। अब इसमें पानी डालिए और बॉईल कीजिए। ये जो ग्रेवी है उसमें सारे मसाले हैं, भुने हुए हैं और टेस्ट सेम टू सेम है। अब इसमें जो सब्जी डालना डाल लो। तो सब्जी बिना तेल के बनाने में ना तेल का खर्चा हुआ, तेल के पैसे बच गए और हार्ट के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, शुगर के लिए अच्छा है, वजन कम करने के लिए। एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं मिले, एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं मिला। ऐसे कौन से स्ट्रीट फूड्स है जो हार्ट अटैक कॉज करते हैं? देखिए स्ट्रीट फूड तो भरा हुआ है आजकल। ये जलेबी, पकोड़े, समोसे, ये ब्रेड पकोड़ा इंडिया में इतनी फैल गई है। ये पूरा ये जो आलू को फ्राई करके ऊपर से वो बेसन लगा के देते हैं, आलू बोंडा बोलते हैं, ये दीज आर ऑल बैड फॉर द हार्ट। अच्छा, अगर नॉनवेज में देखेंगे तो चिकन तंदूरी और मटन का कोई भी कबाब, ये सारे जहर है हार्ट के लिए। और तीसरा हो गया वो जो दूध से बने हुए बहुत हाई देवी, रबड़ी हो गई और मलाई हो गई और आइसक्रीम हो गई। ये क्रीम होता है, भरा हुआ होता है तेल। और बटर, ये सारे जहर हैं। बटर में तल के देते हैं। आप देखो वो आप बोलते हो भाई पाव भाजी दे दो, वो बटर में लगा के देते हैं, वो बटर जहर है। तो आज स्ट्रीट फूड हम लोग खा ही रहे हैं। आप देखेंगे ये बहुत खराब है। और आजकल बड़े शहरों में यही हो गया है कि लोग बाहर खाना चाहते हैं और बाहर में सस्ता लेना है तो स्ट्रीट फूड मिल जाता है और वो खाते हैं। और अभी ये देखा गया है कि मिडिल क्लास में हार्ट की बीमारी ज़्यादा होने लग गई है। आगे रिच क्लास में होता था, रिच वाले समझदार हो गए, वो लोग जाके वहाँ पे बड़े रेस्टोरेंट में फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं और बॉइल्ड वेजिटेबल खाते हैं। और जो गरीब हैं वो ज़्यादातर स्ट्रीट फूड जो खाते हैं उसमें मिडिल क्लास मिलते हैं। वो लोग पैसे के चक्कर में बड़े जगह जाके या फ्रूट्स खरीदते नहीं है, फ्रूट्स महंगा है करके, वो लोग को हार्ट की बीमारी ज़्यादा होता है। तो अभी एक इंग्लैंड में स्टडी हुई है, वो लोग दिखाएं कि मिडिल क्लास इज मोर अफेक्टेड देन द रिच क्लास नाउ। आगे बोलता था हार्ट की बीमारी रिच लोगों की बीमारी है, अब वो खत्म हो गया, अभी मास बीमारी हो गई है। राइट। और यहाँ पे एजुकेशन का भी रोल है, क्योंकि हाई क्लास हाई सोसाइटी अपने आप को एजुकेट कर लेते हैं, उनके पास अच्छे एडवाइजर्स है, अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, नहीं वो पढ़ भी लेते हैं और उनको हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। वो बोलते हैं मैं नहीं खाऊंगा, इसमें तेल है, मैं तो नहीं खाती। आजकल के गर्ल्स और बॉयज पढ़े लिखों को देख ले, सब समझदार है। बोला इसमें ये तो कोलेस्ट्रॉल है, नॉन वेज है, मैं तो नहीं खाऊंगी। ये बहुत कॉमन हो गया एंड दिस एजुकेशन इज एब्सोल्युटली चेंजिंग द पैटर्न। राइट। तो अब जो मिडिल क्लास है, अनएजुकेटेड क्लास है, इनको हार्ट की बीमारी ज्यादा हो रही है, मास को हो रही है। सो सर, जैसे आपने वो फिनलैंड का भी एग्जांपल दिया कि 85% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हार्ट से रिलेटेड जस्ट एजुकेशन को फैलाकर। सो आप अपने लेवल पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये एजुकेशन को फैलाने के लिए? बिकॉज आई सी कि लाइक यू आर ड्रिवन विद अ कॉज। तो आपने अब तक क्या क्या कोशिशें की और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज इंडिया में अगर कम लोग तक ये जानकारी है तो इसे हम हर इंडियंस तक पहुंचाए तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं आज से 30 साल पहले, 29 साल टू बी मोर प्रिसाइज, 95 में एम्स के नौकरी छोड़ी थी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, इसलिए कि मेरे को लगा था ये बात बहुत बड़ा है और ये एम्स में लेके नहीं होगा। आई वॉज बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैं निकला और पहला क्लिनिक खोला था दिल्ली में, लाजपत नगर में। आज हमारी 134 क्लिनिक इंडिया भर में 110 सिटी में प्रेजेंट है। बांग्लादेश में हमारी 3 क्लिनिक है, काठमांडू में क्लिनिक है। हमने हार्ट की बीमारी का अवेयरनेस बहुत फैलाया, हम एजुकेट करते थे, कैंप्स करते थे। पर अब देखिए इंटरनेट आई और सोशल मीडिया आया। मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस बनाए और हमारे यूट्यूब हर दिन 10 लाख लोग देख रहे हैं और यूट्यूब में हमारे 40 लाख फॉलोअर हो गए। वो फैला रहे हैं बात को, तो हमने एजुकेशन को फैलाया है। पर यहाँ पे मैं नहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं अब ये सोचता हूँ इंडिया के 140 करोड़ लोगों को अगर एजुकेट करना है तो मैं अब फिल्म्स बना रहा हूँ हार्ट के ऊपर एंड वी आर मेकिंग अ प्लान कि इंडिया को बीट हार्ट डिजीज मिशन में डालूं कि हार्ट की बीमारी को हटाना है और इसके लिए आम जनता तक पहुंचना होगा। तो हम लोग 770 डिस्ट्रिक्ट हमारे इंडिया की है, हर डिस्ट्रिक्ट में वॉलंटियर्स ढूंढ रहे हैं जो ये फिल्म जो हम बनाएंगे वो लोकल लोगों को दिखाएं, एक एक आदमी तक ये फिल्म जाए। मैं कॉरपोरेट से हेल्प लूँगा, मैं कोई क्लब्स, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सबसे हेल्प लूँगा। कोई भी संस्था हो, जो लोकल सोसाइटीज़ हैं, हर को हम लोग पकड़ेंगे कि आप एजुकेट करो लोगों को
और ये एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। भाई खाना कैसे बनाना है, आजकल फिल्म बना दो और ये तो इंटरनेट के थ्रू फैलता रहेगा। तो मेरा अभी प्लान है, मैंने एक पुण्य हार्ट फाउंडेशन करके बनाया है, उसमें हमने ये प्लान किया कि इंडिया के हर आदमी को ये एजुकेट करना है। और मैं इसलिए अभी फिनलैंड गया, उनसे इंटरेक्ट किया कि कैसे वो करते थे। तो अब वो प्लान हम लोग इंडिया में करने वाले हैं। वाओ, ये बात बहुत बड़ी होगी। और इंडिया की अगर मैं हार्ट अटैक को आधा भी कर दूं तो समझ लीजिए 100 हॉस्पिटल के बराबर हम इस एजुकेशन से काम कर पाएंगे। 85% अगर कम कर दिया तो ये एक बहुत बड़ा बात होगी। और इट इज़ पॉसिबल। और इसमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लोगों की ज़रूरत है हमारे को, जो मेरे संग जुड़े और ये एजुकेशन को गांव-गांव तक फैलाए। हार्ट की बीमारी प्रिवेंटेबल है, हार्ट अटैक प्रिवेंटेबल है। इंडिया में 1/3 डेथ को हम बचा सकते हैं और ये बहुत बड़ा बात है। कोई भी वॉर में 1000-2000 मरते हैं, आज इजराइल के वॉर में 30,000 लोग मर गए, कितना हल्ला हो रहा है। और हर दिन इंडिया में 9,000 लोग मर रहे हैं, इसका कोई पत्ता नहीं है। सो ये बहुत ही नोबेल कॉज है। और आई थिंक बिकॉज 30% अगर डेथ्स हार्ट अटैक की वजह से हो रहे हैं तो इस पे एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सबसे कम है आज के तारीख में। सो सर, साउल में आप और क्या क्या तरीके अपनाते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम को रूट से सॉल्व करे? देखिए, साउल की क्लिनिक आज इंडिया भर में है। हम लोग उनको एजुकेट करते हैं हार्ट के पेशेंट्स को, उसके संग दवाइयाँ भी देते हैं। हमारी एक दवाई की भी प्रोसेस बनी हुई है और जिसमें बहुत सस्ते में दवाई हम लोग की अवेलेबल होती है। और उसके साथ अगर कोई एडवांस पेशेंट आता है हमारे पास जिनको बहुत ही सीरियस हार्ट की बीमारी है, उनको हम लोग एक नेचुरल बाईपास करवाते हैं। एक मशीन से हार्ट में हजारों एक्स्ट्रा ट्यूब है। गॉड ने जैसे हमारे को 2 किडनी दिया, एक किडनी एक्स्ट्रा है, वैसे हार्ट में भी एक एक्स्ट्रा ट्यूब छोड़ा हुआ है जिनको कैपिलरीज एंड कोलैटरल्स बोलते हैं। तो एक मशीन है जो US FDA अप्रूव मशीन है, इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास ECP मशीन। इससे ट्रीट करते हैं, उससे हजारों ट्यूब खुल जाती है। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, एडमिशन की जरूरत नहीं है, बॉडी में खरोंच भी नहीं आई। और उसके संग एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं डिटॉक्स थेरेपी। उसमें कुछ डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं जिससे ब्लॉकेज की रिवर्सल की स्पीड बढ़ जाए। तो लाइफस्टाइल नंबर 1, खान पीन नंबर 1, उसके संग दवाइयाँ, उसके संग नेचुरल बाईपास, उसके संग डिटॉक्स। और इससे हम लोग ने इंडिया भर में करीब 5 लाख से ऊपर पेशेंट को ट्रीट किए हैं। और लोग 25-25 साल हमारे ट्रीटमेंट से चल रहे हैं, उनको ना बाईपास की जरूरत पड़ी है, ना एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ी है। तो दिस इज व्हाट वी डू। और उसके संग हम लोग अब ऐप डेवलप कर रहे हैं जिससे आदमी फ़ोन से अपने आप को कंट्रोल करने लगे। हमने एक सेफ्टी सर्कल बनाया है जिससे आप पता कर सकते हो आप कितने सेफ में हो। एक हमने हार्ट अटैक प्रोटेक्शन स्कोर बनाया है जिससे आपकी हर दिन की स्कोरिंग कर सकते हो, आज मैं कितना हार्ट के लिए काम किया हूँ। ओके। तो ये सारे आ रहे हैं। और हमारी जो ऐप आ रही है, एक मैं ब्लॉकेज डिटेक्टर बना रहा हूँ कि आपको 10-15 क्वेश्चन पूछूंगा और मेरी सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कितने ब्लॉकेज के चांसेस हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे पेशेंट आ रहे हैं आज लाखों में, उनका डेटा डाल रहे हैं इसमें डेटा में। और वो डेटा में ये दिख रहे हैं इतना कोलेस्ट्रॉल, इतना ट्राइग्लिसराइड, इतना स्मोकिंग है, इतनी ब्लॉकेज आई। ये कारण है, इतनी ब्लॉकेज आई। 1000, 2000, 5000, 10,000 डालने के बाद अब हम वो डेटा डालेंगे और कंप्यूटर AI से बताएगा कि कितनी ब्लॉकेज के चांसेस हैं। और जिसके हाई रिस्क रहेगा उसको हम बोलेंगे आप जाओ CT स्कैन कराओ, पता करो ब्लॉकेज कितनी है। सो दिस इज व्हाट इज द फ्यूचर। तो मैं समझता हूँ ये सब आने के बाद हम लोग को स्केल अप कर सकते हैं, हम हर आदमी तक ये बात पहुंचा सकते हैं। और इंडिया खाली टारगेट नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये बात जा सकती है। तो US और दूसरे कंट्रीज में भी ये बात पहुंचेगी। सो बेसिकली पेशेंट को पता होने से पहले ही उसको आप बता सकते हैं कि यार आपके लाइफस्टाइल के चॉइसेस के हिसाब से आपकी रिस्क स्कोर ज्यादा स्कैन कराना चाहिए, रिस्क स्कोर ज्यादा है करके। आई थिंक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और एजुकेशन के ये नीड को भी ब्रिज कर देगा और साथ में अवेयरनेस क्रिएट करके प्रिवेंशन को भी क्रिएट करेगा। नेचुरल बाईपास क्या होता है? बाईपास सर्जरी के बारे में सुना है, लेकिन नेचुरल बाईपास क्या होता है? देखिए, गॉड ने हम लोग को एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब दिया हुआ है। जो स्पोर्ट्समैन होता है वो जब दौड़ता है तो वो एक्स्ट्रा ट्यूब खुल जाती है। ये समझ लीजिए सूटकेस है, उसमें एक चेन दिया हुआ है, आपको जब चाहिए उसको चेन को खोल दो, सूटकेस की एरिया एक्सपैंड हो जाए। वैसे हार्ट में भी एक सेट ऑफ ट्यूब गॉड ने लगा के छोड़ा हुआ है। स्पोर्ट्समैन जब हर दिन दौड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ती है और प्रेशर जब पड़ता रहा तो खुलता रहा, ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाती है तो उससे वो सारे ट्यूब्स खुल जाते हैं। स्पोर्ट्समैन को बोला जाता है 10 चक्कर ग्राउंड के लगाओ तब जाके खेलने दूंगा। तो उसकी वो सारे ट्यूब्स खुल जाते हैं एक्स्ट्रा, इसको स्पोर्ट्समैन ट्यूब बोलते हैं। अब हार्ट के पेशेंट को हम दौड़ने नहीं दे सकते,
तो एक मशीन बनाई गई जिसका नाम है ECP मशीन, इस पे लेटा देते हैं, पैरों में जैकेट लगा देते हैं, ECG कंप्यूटर को फीड हो जाता है। जब हार्ट पंप करके ब्लड भेजता है तो इसको बोलता है सिस्टोल। सारे मसल्स में पैरों में ब्लड भर गई, वो ब्लड वहां रहता नहीं है, डायस्टोल में हार्ट उसको वापस पुल करता है, तो वो ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। जिस वक्त वो हार्ट की तरफ जा रहा है तो पैरों के मसल्स को मसल स्क्वीज कर देता है। वो जैकेट्स हैं, 3 जैकेट इस पैर में, 3 जैकेट उस पैर में, सारे को स्क्वीज करता है और डबल ब्लड हार्ट में आती है। और वो 1-1 घंटा मशीन चलती है तो 4000 बार उसमें एक्स्ट्रा ब्लड जाती है, और ऐसा 40 घंटा कर दूं तो हार्ट में हजारों नई ट्यूब खुल जाती है। इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। मतलब गॉड ने हमें प्रोविजन दे के रखा था, रिजर्व दिया था, उसको हमने खोल दिया। इनफैक्ट ये ट्यूब्स ओपन थे हमारे, कब? जब हमें जरूरत था। कब? हजारों साल पहले हम जंगलों में होते थे और जानवर हमें मारे तो भागना पड़ता था जान बचा के। उस वक्त भागना होता था घंटों भर, और आप जानवर को मारना चाहो भागे, उसके पीछे भागो। उस वक्त ये सारे ट्यूब एक्टिव थे। अब हमने फिजिकल एक्टिविटी कम कर दिया, दौड़ना बंद कर दिया, अभी सारे बंद पड़े। तो हार्ट के पेशेंट को इसको हम खोल देते हैं उस मशीन से। ये FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है और साउल के सारे क्लिनिक में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो हम लोग ये करते हैं वहाँ पे। तो इससे बॉडी कटी नहीं, एडमिशन हुआ नहीं, और आपके बिना काटे बाईपास हो गई। मतलब मैं कभी नेचुरल ट्यूब लगाने की जरूरत ही नहीं, नेचुरल ट्यूब को ओपन कर दिया। मैं कभी कभी समझाता हूँ, मेरे घर पे 2 सेट बर्तन है, तो कुछ लोग आ गए, मुझे डबल जरूरत है, तो मैं खोल लूंगा एक बर्तन का सेट। तो हमारे हार्ट में एक रखा है भाई, उसको खोल लो। तो ये मेरे को लगा हमारे ट्रीटमेंट के संग सिंक है। तो इस ट्रीटमेंट को हमने अपनाया है एंड इट इज अ वेरी हाईली प्रूवन ट्रीटमेंट। अमेरिका में ये चलती है और वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करती है। हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट इसको बहुत पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनके ट्रीटमेंट में ये बाईपास सर्जरी का रिप्लेसमेंट बनता है ये, तो इसलिए वो नहीं जा रहा है। पर अगेन आम आदमी को अगर मैं बोलता हूँ, बोलता है सर मुझे कटवाना नहीं है, नेचुरल बाईपास कर दो, इससे मैं ठीक हो जाऊं, तो मेरे को क्या, और लाइफस्टाइल चेंज तो करूंगा ही, दवाई तो करना ही है। ये एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा अगर कर लिया जाए इससे बहुत इंप्रूवमेंट हो जाता है। उसके संग कुछ दवाइयां हम लोग ऐसा देते हैं जिसमें ब्लॉकेज की रिवर्सल की स्पीड बढ़ जाती है, इसको डिटॉक्स थेरेपी बोलते हैं। तो इट वर्क्स वेरी वेल। ये जो रिजर्व वाला ब्लड वेसल होता है बेसिकली, तो इसमें कितना परसेंटेज ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा? 20%, 30%? 30% बढ़ जाती है। तो वो मतलब रनिंग के लिए भी एक आदमी रनिंग के जितना ब्लड है उतना उसके पास एक्स्ट्रा है। ओके। तो बॉडी में देखिए, आप सोचिए कुदरत की ब्यूटी सोचिए, जरूरत है 30% की ट्यूब में 70 एक्स्ट्रा दिया, उसको हमने बंद कर दिया। उसके बाद और 30 रखा हुआ अलग से रिजर्व। मतलब पूरा एक सेट बर्तन है, एक सेट बर्तन फुल सेट गॉड ने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, बेटी को ये भी दो और साथ में एक रिजर्व भी दे दो। तो वो गॉड ने बना के दिया। हमारी ह्यूमन बॉडी से अच्छा मशीन बन ही नहीं सकता, खुद को रिपेयर कर सकता है। एक हाथ में स्क्रैच कर दीजिए, 10 दिन बाद स्क्रैच हील कर गया। हार्ट को हील कर सकते हैं आप, और अगर हील कर सकते हैं तो क्यों हम कोई ऑपरेशन या उसके बाद में सोचे, और क्यों ना हम इसको अपनाएं। इसमें लाइफस्टाइल में पैसे ही नहीं लगते हैं, इनफैक्ट पैसे बचते हैं। राइट। सो अभी सर डिटॉक्स थेरेपी के बारे में बताइए, जिससे हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेजेस है तो वो बहुत ही फास्ट रिवर्स हो जाते हैं। देखिए लाइफस्टाइल में जब हम लोग बोलते हैं 14-15 कारण है, सबको आपने रॉक बॉटम में ला दिया। अब कोलेस्ट्रॉल ब्लड में इतनी कम है और ब्लॉकेज में पड़ी है, बीच में एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लॉकेज वापस आती है। ये स्पीड अगर लाइफस्टाइल पूरा फॉलो करते हैं तो डॉक्टर डीन ऑर्निस ने दिखा के दिया है अमेरिका में रिसर्च करके कि ब्लॉकेज 1-2% पर ईयर कम हो जाती है। जिस स्पीड में ब्लॉकेज बढ़ी है उसी स्पीड में कम होती है, पर 1-2% बड़ा स्लो होता है। तो हम लोग जो डिटॉक्स थेरेपी करते हैं उसमें क्या होता है, वो जो मेम्ब्रेन है उसको क्लीन कर देता है, उसके ऊपर का कचरा हटा देता है, उसके ऊपर मेटलिक कोट होता है उसको निकाल दिया जाता है, उससे वो होल्स बड़े हो जाते हैं और डिफ्यूजन जल्दी होती है। तो रिवर्सल की स्पीड जो 1-2% है उसको 10-20% तक ले आते हैं। और अगर 10-20% कम हो गया, सबका अलग अलग है, पर 10% भी कम हो गई तो पेशेंट आगे के लिए 5 साल पीछे हो गया। ये डिटॉक्स थेरेपी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। लोग बोलते हैं सर वो तो करवाई दो मेरे को, तो उसमें करना भी कुछ नहीं है और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट इसमें ड्रिप्स लगते हैं और उससे वो ब्लॉकेज कम होने में मदद करता है। पर अगर उसको लाइफस्टाइल के साथ नहीं किया तो उल्टा भी होता है। अगर आप 10 गुना बढ़ा रहे हो, आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई है ब्लड में और उसको मेम्ब्रेन को आपने क्लीन किया, और ज्यादा ब्लॉकेज हो जाएगी। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करते हो, खाना पीना नहीं चेंज करते हो और सिर्फ डिटॉक्स करते हो, काम नहीं उल्टा कर लेगा। Hmm. तो यू हैव टू नो लाइफस्टाइल रिवर्स कर रहा है, वो फैसिलिटेट कर रहा है।
सो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को एक सिंपल से लिपिड टेस्ट से मालूम पड़ जाएगा, पता चल जाएगा। हमें 130 ला के रखना है, ट्राइग्लिसराइड 100 ला के रखना है और खाने में सप्लाई बंद करना है। रिवर्सल प्रोसेस ऑन हो जाएगा एंड इफ यू कंट्रोल ऑल द फैक्टर्स, रिवर्सल चलता रहेगा। आपका एक जादू डाइट है जिससे वेट जादू से कम हो जाता है, तो डाइट क्या है जरा बताना। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। देखिए हमारा स्टोमक कितना सा है, इसमें खाना भरेंगे, इसमें अगर हाई कैलोरी फूड भरेंगे तो वजन बढ़ जाएगा, लो कैलोरी भरेंगे पेट तो भर जाएगा पर कैलोरीज नहीं जाएगी। तो जादू डाइट में हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेक्शन ऑफ लो कैलोरी फूड देते हैं। अच्छा कोई को भूखे रखो ना, वो शाम तक सारा खाना खा लेता है, जितना चाहिए वो जो सामने मिलता खा लेता है, शाम तक इतनी भूख लग जाती है। हम लोग बोलते हैं भूखे रहो ही मत, पेट भर के खाओ और ये कम कैलोरी वाला खाओ। तो कम कैलोरी वाले बेसिकली क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद, हम लोग उनका एक डाइट बना के दिए जादू डाइट में। ब्रेकफास्ट में ये खाओ, लंच में ये खाओ, डिनर में ये खाओ, बस पेट भर के खाओ। इन बिटवीन ये खा सकते हो, 10 बार खाओ, पेट भरे रहो पर लो कैलोरी से भरेगा और धड़ाधड़ वजन कम होती है। इसको जादू डाइट बोलते हैं। 1 महीने में 7 किलो एश्योर्ड है और पैसा कुछ नहीं लगना है। तो मेरे पास अभी ये जो मेरी ये जादू डाइट की वीडियो यूट्यूब में है, इसका ऑलरेडी 3 मिलियन व्यूज हो गए हैं और ये आप उसमें हजारों लोगों की कमेंट देखेंगे, मैंने 10 किलो, मैंने 15 किलो, मैंने 20 किलो। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ खाने में पेट भर के खाना है, जितनी मर्जी खानी है, पर खाना लो कैलोरीज है। वो लो कैलोरीज क्या क्या उसमें हमने दिखाया हुआ। बेसिकली फ्रूट्स से ब्रेकफास्ट, जूस पियो, जब भी चाय वाय पियोगे तो उसमें कैलोरीज ना हो, मतलब दूध ना हो, और ब्लैक टी पियो, उसमें सैक्रीन शुगर फ्री दे सकते हो। और उधर आप लंच में दाल में बहुत सारे कचूमर लेके खाओ। दाल में गरम गरम दाल लो, उसमें खीरा, गाजर, कचूमर काट के वो पूरा कटोरी खा लो और उससे प्रोटीन भी मिल जाएगी। और शाम को सूप और सलाद और बॉइल्ड वेजिटेबल। ये आप 1 महीना खाओ, ये जिंदगी भर के लिए नहीं है। 1, 2, 3 महीने में आपके 10-15 किलो जो गिरना गिर जाएगा, 20 किलो गिर जाएगा। अभी एक लेडी आई थी कलकत्ता में, सी वाज 86, नाउ 62। वो जस्ट बोलती है मैं जादू करते रही अपने आप। अच्छा पेट भर के खा रहे हो, वजन गिरते जा रहा है। तो इट्स अ जादू डाइट, इट वर्क्स वेरी वेल। आप ट्राई करके देखो, इट वर्क्स वंडरफुल। सो बहुत जल्दी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, बिकॉज हमारे स्टमक में मैकेनिक क्या बोलते हैं, वॉल्यूम रिसेप्टर्स होते हैं, राइट? तो उसके वजह से उनको ऐसा लगता है कि खाना तो खा लिया, पेट सेटिटी फील आ जाती है, बट एट द सेम टाइम कैलोरीज आपको मिल नहीं रही। राइट। सो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो थैंक यू सर, आपने बहुत सारे इंसाइट शेयर किए रिगार्डिंग हार्ट हेल्थ एंड हार्ट अटैक्स एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। सो बहुत ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट था एंड होपफुली एक कॉन्वर्जेशन इसी विषय पे हम लाएंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दीज वंडरफुल डिटेल्स विद आवर members and with our audience. Any message that you would like to give? Last message. मैं सभी को यही मैसेज दूंगा कि आप हार्ट की बीमारी के लिए चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। आपको खाली नॉलेज इकट्ठा करना है, क्या ठीक है क्या गलत है। अगर ठीक आप करते रहोगे, 80% भी फॉलो करोगे तो ये प्रिवेंशन हो जाएगा। अगर हो चुका है हार्ट की बीमारी तो भी लेट नहीं है, आप 100% फॉलो करो तो रिवर्सल होगी। तो प्रिवेंशन और रिवर्सल के डिफरेंस समझिए। अगर आप डोज बढ़ाओगे तो रिवर्सल होगा, डोज थोड़ा 80% लेवल में रखोगे तो कभी कभी थोड़ी बहुत खा ली इधर उधर, बट अगर 80% भी फॉलो करोगे हमारी बातों को तो ब्लॉकेज बढ़ेगी नहीं, प्रिवेंशन है। और रिवर्सल के लिए 100% करना पड़ेगा। एंड एनी टाइम यू नीड एनी ऑफ माई हेल्प, वी आर देयर। थैंक यू सो मच। हमारी पूरे इंडिया भर में 110 सिटी में क्लिनिक है। हमारे वेबसाइट saul.com में जाइए, सारी डिटेल मिल जाएगी। मुझे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हो आप। हमारे वेबसाइट में जाके आप बटन दबाइए ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली ऑल्सो।